क्या बात है भाई, लड़ने आ गए? हट जा, नहीं तो फोड़ दूंगा। अबे मैं मटका हूँ। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। जिंदगी सवर जाएगी। जंग मूवी में मिथुन और अजय देवगन भाई भाई हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोड आदित्य पंचोली द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिकाएं हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। अर्जुन सक्सेना की भूमिका पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माताओं ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उनके चरित्र की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मना कर दिया। अजय सक्सेना की भूमिका पहले चक्की पांडे को दी गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट कर लिया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण परियोजना छोड़ दी और उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया और उन्होंने यह कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वह इस तरह के किरदारों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगीत नदीम सरोड़े ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। दीवाना दीवाना मुथु, जो कि 1995 में फिल्म आई थी, के थिलाना थिलाना पर आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टी रामा राव ने और इसे प्रोड्यूस किया था राजीव कुमार ने। स्क्रीन प्ले इसका किया गया था संतोष सूरज के द्वारा। इसमें अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन, वानी विश्वनाथ, टीनू आनंद और सुजात मेहता। म्यूजिक इसमें दिया गया था नदीम सरवन के द्वारा। सिनेमाटोग्राफी थी जियान बिशन के द्वारा और एडिट की गई थी गौतम राजू के द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी थी ए सप्तऋषि फिल्म। रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 1996 को। ये मूवी थी 125 मिनट की हिंदी भाषा में और इसका बजट था 4 करोड़ रुपए। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया, जो कि 1976 में आई थी, से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई।
इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता था, लेकिन श्रीदेवी ने मिथुन से अपना संबंध तब खत्म कर लिया जब उन्हें पता चला कि उनका अपनी पहली पत्नी योगिता बली से तलाक नहीं हुआ है। माना जाता है चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गोपनीय रूप से शादी की है और बाद में यह संबंध रद्द हो गया। मिथुन ने 1999 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मर गया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्मों दो अनजाने जो कि 1976 में आई थी तथा फूल खिले हैं के गुलशन गुलशन जो कि 1977 में आई थी में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। बाद में उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली रविकांत नगाइचा के निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा जो कि 1989 में आई थी और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्में हम 5 जो कि 1980 में आई थी और वारदात जो कि 1981 में आई थी, जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, में प्रमुख भूमिका अदा की थी। अंत में उन्हें बड़ी सफलता म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई और आज भी यह पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्में मसलन कसम पैदा करने वाले की जो कि 1984 में आई थी और डांस डांस जो कि 1987 में आई थी, ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक और पारिवारिक ड्रामा वाली कई सफल फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए जो कि 1983 में आई थी, प्यार झुकता नहीं जो कि 1985 में आई थी, स्वर्ग से सुंदर जो कि 1986 में आई थी, प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी, में मुख्य भूमिकाओं में अभिनय किया है। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों में होती है। वांटेड जो कि 1983 में आई थी, बॉक्सर 1984 में आई थी, जागीर 1984 में आई थी, जाल जो कि 1986 में आई थी, वतन के रखवाले 1987 में आई थी, कमांडो, वक्त की आवाज, गुरु, मुर्जिम और दुश्मन जैसी फिल्मों में उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एक एंग्री मैन की बनी जो समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार से लड़ता है। उनकी यह खासियत बच्चन जैसी ही थी। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जीनत अमान, पद्मिनी कुलहारे, रत अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित समेत कईयों के साथ काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली बल्कि समालोचकी की प्रशंसा भी प्राप्त हुई। मर गया, तहादेदार कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। 1990 की फिल्म अग्निपथ में फिल्म फेयर पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के लिए और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्यार का मंदिर जो कि 1988 में आई थी और मुजरिम जो कि 1989 में आई थी, में उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना होटल व्यवसाय स्थापित किया। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा से हटाकर कम बजट की बी ग्रेड फिल्मों में अभिनय करने लगे। ये फिल्में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों के लिए बनाई जाती रहीं, जहां मिथुन के प्रशंसक अब भी भरे पड़े हैं। 1994 और 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे। इसके बाद 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी मुख्य धारा के हिंदी फिल्म उद्योग में हुई, जो सफल नहीं रही।
लकी, नो टाइम फॉर लव जो कि 2005 में आई थी, जैसे कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में आने के बाद कल्पना लाजमी की चिंगारी जो कि 2005 में आई थी में उनके अभिनय को सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें समालोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। उसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मुथुस्वामी, सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मुथुस्वामी में उनकी कॉमेडी को पसंद किया गया। उनकी ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने कैमियो की भूमिका अदा की, जबकि चांदनी चौक टू चाइना बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी जोर लगा के हैया ने उनके अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम, सलमान खान के साथ वीर, डिम्पल कपाड़िया के साथ फिल्म फिर कभी राव, बाबर और कन्नड़ फिल्म मणिक, मिथुन दा की ताजा रिलीज सोहम शाह द्वारा निर्देशित संजय दत्त के साथ अभिनीत फिल्म लक ने शुरुआत तो अच्छी की पर कुल मिलाकर औसत रही, लेकिन अपने बोल्ड विषय के कारण फिल्म चल चले ने समीक्षकों की सराहना प्राप्त हुई। बॉलीवुड करियर के मनांतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बंगला फिल्मों में उतने सफल नहीं रहे। हालांकि उनकी यथावर्दिती या कला फिल्मों को सराहा गया, जहां उनके मंचे हुए अभिनय के कारण उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म तेरी को बड़ी सफलता मिली थी। अजय देवगन का घरेलू नाम राजू है और उनके पास B.Com की डिग्री है। अजय जब फिल्मों में आए तो उनकी शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ा गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अजय को डार्क हॉर्स कहा और बिग बी की कसौटी पर अजय खरे उतरे। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे यश चोपड़ा की लम्हे के सामने रिलीज हुई थी। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे सितारे थे, लेकिन अजय की फिल्म ने न केवल लम्हे से जमकर टक्कर ली बल्कि सफल भी हुई थी। अजय देवगन का असली नाम विशाल है। कॉलेज में दोस्तों के बीच 3 गैंग बड़ी प्रसिद्ध थी। दारा सिंह के बेटे बिंदु की बिंदु गैंग, धर्मपुत्र बॉबी देओल की बॉबी गैंग और अजय देवगन की विशाल गैंग। अजय देवगन को लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं है। फिल्म में यदि अजय को नाच गाने के लिए कहा जाए तो इनके पसीने छूट जाते हैं। अजय का पूरा परिवार देवी दुर्गा का उपासक है और वे हर वर्ष चादर चढ़ाने अजमेर की दरगाह शरीफ भी जाते हैं। अजय की मां उनके खतरनाक स्टंट सीन करने पर पाबंदी लगा रखी है और अजय ने मां से वादा किया है कि वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। वे स्टंट सीन पूरी सावधानी के साथ करते हैं। फूल और कांटे के बाद अजय देवगन ने प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, बेदर्दी, कानून जैसी फिल्में की, जिसमें उन्हें सिर्फ मारपीट के दृश्य करने होते थे, इसलिए बतौर अभिनेता उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वक्त को भांपते हुए अजय ने यूटर्न लिया और महेश भट्ट की फिल्म जख्म की, जिसके बाद उन्हें बेहतरीन अभिनेता माना जाने लगा और बाद में अजय ने कॉमेडी फिल्में भी की। करण अर्जुन में पहले शाहरुख और अजय देवगन को चुना गया था, लेकिन दोनों को दूसरे के रोल ज्यादा पसंद थे। कोई हल नहीं निकला तो अजय देवगन ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सलमान खान ने ले ली। तब से शाहरुख और अजय के बीच संबंध समान नहीं है। हालांकि अजय का कहना है कि शाहरुख से उनसे कोई समस्या नहीं है। उनकी पत्नी काजोल ने शादी के बाद भी शाहरुख के साथ काम किया और अपने प्रिय निर्देशक रोहित शेट्टी को भी अजय ने शाहरुख के साथ फिल्म करने दी। कुछ वर्ष पहले शाहरुख की जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार एक ही दिन रिलीज हुई थी। कॉलेज में अजय अक्सर अपने दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर एक साथ सवारी करते थे। उनका यही रियल लाइफ सीन फिल्म फूल और कांटे में फिल्माया गया। बाद में वे 2 कारों और 2 घोड़ों पर भी एक साथ सवारी करते नजर आए थे। अजय को फिल्मी पार्टियां पसंद नहीं हैं और वे बॉलीवुड की किसी भी पार्टी में नजर नहीं आते हैं। काम खत्म होते ही वे घर जाकर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इश्क प्यार तो होना ही था, हलचल, गुंडाराज जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजय काजोल निकट आए। अजय अंतर्मुखी हैं तो काजोल बहिर्मुखी। संभव है दोनों का यही मिजाज उन्हें निकट लाया होगा। दिलीप कुमार के साथ फिल्म करने की अजय की ख्वाहिश है। उन्होंने दिलीप साहब के साथ असर द इम्पैक्ट नामक फिल्म की योजना भी बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म शुरू नहीं हो सकी, जिसका अजय को आज भी अफसोस है। अजय देवगन ने बाल कलाकार के रूप में प्यारी बहना, जो कि 1985 में आई थी, में अभिनय किया है। अजय देवगन ने यूमी और हम, जो कि 2008 में आई थी, और सिवाय, जो कि 2016 में आई थी, डायरेक्ट की है। 100 करोड़ क्लब में बतौर हीरो अजय देवगन की कई फिल्में शामिल हैं। बच्चों से अजय देवगन को विशेष लगाव है। उन्हें ध्यान में रखकर उन्होंने राजू चाचा, जो कि 2000 में आई थी, और टूनपुर का सुपर हीरो, जो कि 2010 में आई थी, फिल्में बनाई।
लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। प्रकाश झा राजकुमार संतोषी और रोहित शेट्टी के अजय प्रिय कलाकार हैं और उनके साथ उन्होंने कई फिल्में भी की हैं। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त और सलमान खान को अजय देवगन अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जख्म 1998 और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। राजकुमार संतोषी की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में भगत सिंह का रोल करने के पहले अजय ने अपना वजन कम किया था और भगत सिंह के बारे में कई किताबें पढ़ी थी और उनका अजय पर गहरा असर हुआ था। फराह खान ने एक टीवी शो में अजय देवगन को ओवर रेटेड एक्टर कहा था। बाद में उनके भाई साजिद खान ने ही अजय को लेकर हिम्मत वाला फिल्म बनाई थी। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध अभिनेताओं में से अजय देवगन का नाम भी शामिल है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ सुपरहिट फिल्में करके पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया है। आज हम इन्हीं की लोकप्रियता अभिनेता के बारे में जानेंगे। अजय देवगन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और अब तक वे 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं। 2016 में उन्हें भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया था। अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वे लगातार जिगर जो कि 1992 में आई थी, दिलवाले जो कि 1994 में आई थी और सुहाग जो कि 1994 में आई थी, नाजायज 1995, दिल जले 1996 और इश्क 1997 जैसी सफल और सुपरहिट फिल्में करते गए। 1998 में उन्हें महेश भट्ट की नाटकीय फिल्म जख्म की 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की नाटकीय फिल्म जख्म की, जिसमें उनके अभिनय की काफी सराहना की गई थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। 1999 में ऐश्वर्या राय और सलमान खान के साथ उनकी एक सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए वे काफी चर्चा में रहे। इस फिल्म में उन्होंने वो राज नाम का किरदार निभाया जो अपने प्यार से अपनी पत्नी को लुभाने की कोशिश करता है। साल 2000 से पहले उन्होंने राम गोपाल वर्मा की मुंबई अंडरवर्ल्ड कंपनी पर आधारित फिल्म में एक आलोचनात्मक प्रशंसनात्मक अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका अदा की थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिस्ट अवार्ड भी मिला था। इसी साल उन्होंने एक और प्रशंसनात्मक अभिनय का प्रदर्शन दीवानगी फिल्म में किया था। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। 2003 में राजकुमार संतोषी की भगत सिंह पर आधारित फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में उनके अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था। उन्होंने अब तक अपने फिल्मी करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें मुख्य रूप से रेनकोट जो कि 2004 में आई थी, गंगाजल 2004, युवा 2004, अपहरण 2005, ओमकारा 2006, करीना कपूर के साथ गोलमाल फन अनलिमिटेड जो कि 2006 में आई थी, गोलमाल रिटर्न्स 2008, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस 2009, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010, गोलमाल 3 2010, राजनीति 2010, सिंघम 2011, बोल बच्चन 2012, सोनाक्षी सिन्हा के साथ सनातन सरदार 2012, सिंघम रिटर्न 2014 और दृश्यम 2015 शामिल है। अब तक वे 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इस तरह से उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड का बेहतरीन और सबसे सफल अभिनेता भी साबित किया है। इसके साथ साथ अजय की प्रोडक्शन कंपनी अजय फिल्म्स भी है, जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2000 में की थी। 2008 में उन्होंने अपनी फिल्म यूमी और हम से अपने डायरेक्टर के करियर में पर्दाफाश किया था। अजय देवगन का जन्म दिल्ली के पंजाबी परिवार में 2 अप्रैल 1969 को हुआ था और असल में उनका जन्म नाम विशाल बीरू देवगन है। उनके परिवार का पहले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से अच्छा संबंध था। देवगन के पिताजी बीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म डायरेक्टर और उनकी मां बीड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। देवगन ने मीठाबाई कॉलेज और जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। 1995 में देवगन और उनकी पत्नी काजोल फिल्म गुंडा राज के बाद आपसी रिश्ते में दिखाई दिए। इस समय मीडिया उन्हें एन एनलाइज की पेयर कहता था क्योंकि उन दोनों के रंग में काफी फर्क था। 24 फरवरी 1999 को दोनों पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रीति रिवाजों से देवगन के ही घर में विवाह बंधन में बंधे। इनके 2 बच्चे भी हैं। अगस्त 2009 में अजय ने अपने सरनेम देवगन को देवगन में परिवर्तित किया था।
तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा, जब ये युवा थे तो अजय देवगन और उनके कजन पर गहरी नजर रखते थे। मुझसे कोई लड़का बातचीत करता दिखता तो मारने की धमकी देते थे। अगर मैं सिंगल हूँ तो उनकी बदमाशी जिम्मेदार है। अजय देवगन तब्बू के पड़ोसी रहे हैं। तब्बू ने कहा, अजय देवगन को इसके लिए पछतावा होना चाहिए। मैंने अजय देवगन को कहा कि वह मेरी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढे। तब्बू और अजय देवगन रोहित शेट्टी की अगली फिल्म गोलमाल 4 में काम किए थे। पिछले कुछ सालों में तब्बू ने हैदर, दृश्यम और फितूर जैसा अभिनय किया है। उनकी खूब तारीफ हो रही थी। अब तब्बू कॉमेडी में भी हाथ आजमा रहे थे। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कॉलेज के दिनों में वे काफी कूल थे। वो मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें स्टंट करने का बड़ा शौक था, लेकिन फिल्मों के आने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वे कॉलेज अपनी खुली जीप या फिर बाइक से जाया करते थे। अजय देवगन बताते हैं कि कॉलेज में कुछ लोग उन्हें गुंडा भी कहते थे। हालांकि वे कहते हैं कि उन्होंने कभी गुंडागर्दी नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलेज के दिनों में अजय देवगन 2 बार लॉकअप में भी बंद हुए हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं सलाखों के पीछे भी जा चुका हूँ। अजय देवगन की उम्र 8-9 साल की थी, तभी से वह अपने पिता एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन के साथ फिल्म एडिटिंग में हिस्सा लेने लगे थे। वे सेट पर जाते थे। पिता वीरू देवगन चाहते थे कि वह एक्शन में महारत हासिल करे और एक सफल एक्टर बने। वीरू साहब भी पंजाब से ही हीरो बनने आए थे। वो सपना अजय की आंखों से देख रहे थे, मगर अजय देवगन ने कभी हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा था। अजय देवगन ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें एक कैमरा गिफ्ट किया था। वह उससे कुछ इनोवेटिव करते रहते थे। एक दिन मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें कुछ क्रिएटिव करते देख लिया। इसके बाद शेखर कपूर ने उन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया। अजय बताते हैं कि मैं कॉलेज भी जाता था और शेखर जी के साथ काम भी करता था। एक शाम वीरू देवगन और संतोष कोहली मीटिंग कर रहे थे। अजय देवगन को बुलाया गया। अजय के पिता ने उन्हें बताया कि कोहली साहब एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। अजय ने अपने पिता को कहा, मैं अभी 18 साल का हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। इसके कुछ समय बाद ही वे साल 1990 के अक्टूबर में फूल और कांटे की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में लॉन्च करने से पहले ही वीरू देवगन अपने बेटे अजय को महेश भट्ट के पास ले गए थे। तब महेश भट्ट ने कहा कि इनकी आंखें बहुत कुछ अपने भीतर छुपाए हैं। इससे वीरू देवगन का काफी उत्साह बढ़ गया। अजय देवगन भारतीय हिंदी फिल्मों उद्योग बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1991 की फिल्म फूल और कांटे से शुरू किया था। 1999 में उन्हें महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जख्म और 2002 में राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1961 को दिल्ली में हुआ था। वह मूल रूप से पंजाब से आते हैं। उनके पिता वीरू देवगन हिंदी फिल्मों में स्टंटमैन थे। अजय की मां बीड़ा देवगन ने कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। अजय ने स्नातक तक की पढ़ाई मुंबई के मिट्टीबाई कॉलेज से पूरी की थी। 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल संग 7 फेरे लिए थे। पहली बार अजय देवगन और काजोल की जोड़ी 1995 में प्रदर्शित फिल्म हलचल में नजर आई थी। उनके 2 बच्चे हैं, न्यासा जिनका जन्म 20 अप्रैल 2003 को हुआ था और युग जिनका जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी। अपनी शुरुआत से पहले ही इन्होंने जन्म नाम विशाल के स्थान पर अपने स्टेज नाम अजय से बदल लिया, क्योंकि उनके अभिनेता के रूप में लॉन्च होने से पहले उसी समय कई अन्य अभिनेता भी विशाल नाम से लॉन्च हो रहे थे। इनमें मनोज कुमार के पुत्र भी शामिल थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फूल और कांटे से की, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआत हेतु फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर, जो कि 1992 में आई थी, जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के फैंस तो ये सुनकर ही बावरे हो गए कि उनके दोनों फेवरेट स्टार एक ही फिल्म में थे। अब उन्हें कहानी या गाने से कोई मतलब नहीं था। उनकी तबीयत बिग स्क्रीन पर दोनों एक्शन स्टार्स को एक साथ देखकर ही हरी हो गई थी।
ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना इसलिए भी हो गया कि जिस अंदाज में वे अपने फेवरेट स्टार को देखना चाहते थे, यानी कि हड्डी तोड़ एक्शन और जबरदस्त डांस, वैसे ही ऋतिक और टाइगर वार फिल्म में नजर आए थे। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने को मिल रही है। वैसे फिल्म में मजेदार ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर ने खासा हंगामा मचा दिया है और इस बात को छोड़ भी दिया जाए कि फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, लेकिन यह बात तो तय है कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहेंगे। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी सरल और सीधी होती है, एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। टाइगर श्रॉफ के किरदार का नाम खालिद और ऋतिक रोशन के किरदार का नाम कबीर है। खालिद एक भारतीय सैनिक है जिसे कबीर को खत्म करने का जिम्मा दिया गया है। कबीर भी पहले सैनिक था लेकिन अब विद्रोही बन गया है। मजेदार बात यह है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही किया था। अब इन दोनों के बीच युद्ध है, कौन किस पर भारी पड़ा है यह तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एक हीरोइन भी है, वाणी कपूर। कहने वाले कह रहे हैं कि वाणी को साइन कर फिल्म निर्माताओं ने पैसे बचा लिए। कोई नामी गिरामी हीरोइन रखते तो बात कुछ और ही होती। वैसे भी ऋतिक टाइगर के होते हुए हीरोइन के लिए बचता ही क्या है। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद का कहना है, जब आप भारत के दो बड़े और बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार को एक फिल्म में लाते हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो आपको ऐसे शीर्षक की जरूरत होती है जो एक बड़े प्रदर्शन के वादे को सही ठहराए। ऋतिक और टाइगर एक दूसरे को बेरहमी से पीटते हुए नजर आएंगे और दर्शक देखना चाहेंगे कि इस अविश्वसनीय लड़ाई में कौन किसको पछाड़ता है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ फिल्म में हो तो आप क्या उम्मीद करेंगे? खूब सारा एक्शन और फिल्म में बढ़िया वाला डांस। सिद्धार्थ आनंद टाइगर और ऋतिक को एक साथ लेकर एक एक्शन फिल्म बनाई है जिसका नाम है वार। सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म में ऋतिक और टाइगर का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऋतिक रोशन जहां कमाल के लगे हैं वहीं टाइगर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। फिल्म के एक्शन सीन पर काफी ज्यादा काम किया गया है। वार की कहानी कबीर यानी ऋतिक रोशन और खालिद यानी टाइगर श्रॉफ की है। टाइगर शिष्य होते हैं वही ऋतिक उनके गुरु होते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि गुरु और शिष्य आमने सामने आते हैं और फिर शुरू होता है एक्शन। खूबसूरत दृश्य में एक्शन के ट्विस्ट और सरप्राइजेशन आपको चौंकाएंगे और हैरान भी करेंगे। ऋतिक रोशन फिल्म वार की जान है। उसका साल्ट एंड पेपर लुक और एक्शन आपको हैरान कर देगा। टाइगर श्रॉफ ने भी ऋतिक को टक्कर देने के लिए अपनी जान लगा दी है। वाणी कपूर का रोल छोटा है लेकिन उन्हें जितना काम दिया गया है वो बेहतरीन है। वो फिल्म में काफी ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ आनंद इससे पहले ऋतिक रोशन को लेकर बैंक बैंक बना चुके हैं। इसके अलावा सलाम नमस्ते और बचना ये हसीनों जैसी फिल्में भी बनाई है। वार में भी डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद खरे उतरते हैं। वो फिल्म वार में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ का बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिल्म के गाने पहले ही हिट हो चुके हैं। ओवरऑल म्यूजिक भी अच्छा है। एक्शन सीन तो कमाल के बने हैं। यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी और आपको ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। इंडिया टीवी इस फिल्म को दे रहा है 5 में से 3 स्टार। जब वार फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो ज्यादातर लोग इससे निराश नजर आए। वजह यह थी कि फिल्म के ट्रेलर वीडियो में एक्शन सीन की भरमार कर दी गई थी और रिलेवेंसी के नाम पर ट्रेलर 0 सन्नाटा था। अच्छी बात यह है कि फिल्म के मामले में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जरूरी बात जिसके लिए आप कोई भी फिल्म रिव्यू देखना चाहते हैं, फिल्म देखने लायक है और यदि आप टिकट खरीदते हैं तो आपके पैसे और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको फिल्म क्यों देखनी चाहिए और आपको इसमें क्या चीजें अलग देखने को मिलेंगी। फिल्म के बारे में एक खास बात जो ज्यादातर लोगों के ट्रेलर देखने के दौरान मिस की वो ये है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, ये सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री भी है जिसे आप आखिरी तक सुलझाने की कोशिश करते रहेंगे और राज आखिरकार क्लाइमैक्स से ठीक पहले आकर खुलता है। जो सवाल आपको फिल्म में लगातार इंगेज किए रहते हैं वो ये हैं। नंबर 1, वार आखिर किस किस के बीच हो रहा है। नंबर 2, फिल्म के आखिरी में कौन जीतने वाला है। नंबर 3, विलेन ऋतिक और टाइगर में से एक है या कोई और। नंबर 4, क्या ऋतिक के किरदार की मौत हो जाएगी। फिल्म किसी रोलर कोस्ट राइड की तरह है जिसमें इमोशंस हैं और एक्शन भी, थ्रिलर है और सस्पेंस भी, म्यूजिक मस्ती है और पहेलियां भी।
फिल्म खुद को स्टाइलिश करने में वक्त नहीं लगाती और पहले ही सीन के साथ कहानी का एंगल आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप विलन को पकड़ने के लिए एक दिशा में सोच रहे होते हैं, तभी फिल्म आपको दूसरा एंगल पकड़ाकर हैरान कर देती है। आइए जानते हैं क्या है कहानी। भारतीय सेना के स्पेशल मिशन हैंडल करने वाले मेजर कबीर लूथरा यानी ऋतिक रोशन भारतीय सेना से गद्दारी करके बागी हो गए हैं। कबीर फरार है और अब भारत के लिए ही खतरा बन चुके हैं। ऐसे में सेना खालिद खान यानी टाइगर श्रॉफ को कर्नल लूथरा यानी आशुतोष राणा ये जिम्मेदारी देते हैं कि वह कबीर को ढूंढ निकाले और उसे खत्म कर दे। खालिद को मेजर कबीर ने ही ट्रेनिंग दी और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। खालिद के पिता एक आतंकवादी थे और यही वजह थे कि कबीर ने उसे अपनी टीम में लेने से पहले 1000 बार सोचा था। हालांकि खालिद कबीर का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहा और उसने कबीर की टीम में जगह बना ली। जब अब खालिद के पास कबीर को ही जान से मारने के आर्डर्स हैं, तो ये सवाल लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है कि देश के लिए जान भी दे सकने वाला कबीर आखिर अचानक बिना किसी वजह बागी क्यों हो गया। कबीर के बागी हो जाने की वजह क्या है? वह क्यों अचानक अपने ही देश का दुश्मन बन गया? क्या टाइगर श्रॉफ ये वार जीतने वाले हैं या ऋतिक रोशन? कहानी का असली विलन कौन है? इसी तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आइए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी बाकी जरूरी चीजें। बात करते हैं स्क्रिप्ट की। फिल्म की स्क्रिप्ट काफी टाइट और खूबसूरती के साथ लिखी गई है। हर किरदार को जस्टिफाई करता है और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा ने दर्शकों को उस हालत में ला दिया है जहां आइसक्रीम बेचने वाला आपके हाथ में एक कोन पकड़ाकर दूसरा छीन लेता है और बाद में वही कोन दोबारा आपके हाथ में आ जाता है। आप आखिरी तक आइसक्रीम का वेट करते हैं और जब आइसक्रीम आपके हाथ में आती है तो वो खुशी कमाल की होती है। बात करते हैं म्यूजिक की। फिल्म में सिर्फ 2 गाने हैं, लेकिन उनके कंपोजिशन और लिरिक्स आपका मनोरंजन करने के लिए पर्याप्त रूप से दमदार है। विशाल शेखर ने जय जय शिव शंकर में कमाल कर दिया है और बाकी का खेल कैमरा वर्क और ऋतिक टाइगर के डांस मूव ने जीत लिया है। डैनियल विजार्ज का दिया बैकग्राउंड स्कोर भी बढ़िया है। आप सिचुएशन के हिसाब से बीट्स और इमोशन के उतार चढ़ाव को मिस नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 200 करोड़ के बजट से बनी फिल्म वार एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने हवा, समंदर और बर्फ में फिल्माए गए सीन में अपना हुनर दिखाया है। फिल्म एक अलग लेवल का एक्शन दिखाती है और जहां तक बात है वाणी कपूर के किरदार की, तो वो भी बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन उन्हें जितना भी काम दिया गया है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। बादशाहों हमें 1975 में ले जाती है, जब राजनीतिक उठापटक मची हुई थी। आपातकाल का दौर था और कुछ शक्तियां बुरी तरह हावी थी। रॉयल परिवारों के पीछे सरकार पड़ी हुई थी, खासतौर पर राजस्थान में। उनसे कहा जा रहा था कि 1971 में उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की और उसे जब्त किया जा रहा है। सोना, जवाहरात, एंटीक जैसी चीजें ले ली गई हैं। जयपुर में रहने वाली रानी गीतांजलि यानी इलियाना डिक्रूज के महल पर छापा मारा गया और सोना जब्त कर लिया गया। गीतांजलि को संपत्ति घोषित न करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। सोने को ट्रक में भरकर जयपुर से दिल्ली सड़क के जरिए ले जाने का फैसला लिया गया। गीता को ऐसे समय में भवानी सिंह यानी अजय देवगन की याद आई, जो उनके सोने को बचा सकता था। भवानी ने बदमाशों की एक गैंग बनाई जो उसके जैसे ही खूंखार हैं। दलिया यानी इमरान हशमी में जमाने भर की बुराई थी, एक नंबर का इश्कबाज जो औरतों को देखकर फिसल जाता था। वह सबको जानता था और सब उसको। वेश्यालयों में वह सोता है और जब जान पर बन आती है तभी उठता है। एक ही बात उसमें अच्छी है कि वह भवानी के प्रति वफादार है और उसकी हर बात मानता है। इस गैंग का एक मेंबर है टिकला उर्फ गुरुजी यानी संजय मिश्रा। टिकला की उम्र हो चली है, शराब उसकी कमजोरी है और गुस्सा नाक पर रहता है। ताला खोलने में माहिर और उसकी उंगलियां चाकू से भी तेज हैं। गीतांजलि की वफादार, सेक्सी और ताकतवर संजना यानी ईशा गुप्ता भी इस गैंग में शामिल हो जाती हैं। इन सभी का एक ही मिशन है, गीतांजलि के सोने को बचाना, जिसे मेजर शेखर सिंह यानी विद्युत जामवाल की अगुवाई में ले जाता है। इन सभी का एक ही मिशन है, गीतांजलि के सोने को बचाना, जिसे मेजर शेखर सिंह यानी विद्युत जामवाल की अगुवाई में ले जाया जा रहा है। 600 किलोमीटर का रास्ता है, 96 घंटे इनके पास हैं। इस गैंग के सामने सिर्फ कठिनाइयां हैं, पारंपरिक प्रतिद्वंदता, राजनीतिक ईर्ष्या, शाही राज, धोखे और खतरनाक रेगिस्तान के बीच क्या यह मिशन कामयाब होगा, यह इस मूवी में दिखाया गया है।
आइए जानते हैं बादशाहों की असली कहानी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयपुर के पास अमेर में रियासत में फौज भेजी। उन्हें आदेश था कि सोने के सिक्के, चांदी का माल और हीरे जवाहरात जो रॉयल फैमिली ने छुपा कर रखे हुए हैं उनको खोदकर वापस लाना है। तब रायपुर की महारानी गायत्री देवी को जेल में डाल दिया गया था। 3 महीने में उनकी कई प्रॉपर्टी खोद दी गई, लेकिन वहां उनको कुछ भी नहीं मिला। 3 महीने बाद इंदिरा गांधी ने इस मिशन की स्वीकृति की और कहा कि कोई खजाना नहीं मिला है। हालांकि रायपुर के कुछ गाइड सैलानियों को ये कथा सुनाते हैं कि कई ट्रक सोना मिला था। ये माना जा रहा है कि अकबर के दरबार में ताकतवर सेनापति और रक्षा मंत्री रहे राजा मान सिंह बादशाह के आदेश पर अफगानिस्तान गए थे। वहां उन्हें जोरदार जीत मिली, लेकिन साथ ही बड़ा खजाना भी हाथ लगा था जो पूरा उन्होंने अकबर को लौटाया नहीं था और उसे जयगढ़ के किले में कहीं गाड़ कर रखा गया था। बाद में जयपुर राजघराने की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और खजाना वही रहा। ब्रिटिश काल में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन फिर इंदिरा गांधी के राज में हम महारानी गायत्री देवी उनकी आंख की कारीगरी बन गई। अब इंदिरा ने सोना भेजकर खुदाई करवाई। सेना अपने भारी भरकम ट्रक और असला लेकर पहुंची थी। इतना कि 3 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया था। बाद में जब वो ट्रक लौटे तो किसी को नहीं पता था कि वे खाली थे या भरे हुए, और आज भी राज कायम है। इंदिरा के बेटे संजय गांधी ने जयपुर के पास अजमेर में 7 दिन का कर्फ्यू लगा दिया था। आदेश था कि कोई भी सड़कों पर दिखा तो उसे गोली मार दी जाए। तब कोई हिंदू मुस्लिम दंगे भी नहीं हो रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्वग्रह के नाते ऐसा ज्ञात किया। किसी ने संजय को कहा कि आमेर में राजा मान सिंह का विशाल खजाना गड़ा है, तो उसने इमरजेंसी की आड़ में सेना भेजी। खुदाई में 60 ट्रक सोना चांदी और जवाहरात मिले। सबकी नजरों से बचाकर इसे जयपुर से दिल्ली ले जाया गया। वहां नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने 2 विशाल प्लेन तैयार कर रखे हुए थे। वहां से संजय और इंदिरा ने उस खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। जिस सौरेश्वरी काली माता की मूर्ति देखकर बहुत प्रभावित हुए और जाते हुए अपने पैलेस के मंदिर में स्थापित करवा दिया। मंदिर के पुजारी को भी वो अपने साथ ले गए, जिससे पुरखे आज भी अजमेर मंदिर में पूजा करते हैं। वही आमेर के किले के प्रगढ़ में तहखाने में जमीन और दीवारों में बहुत विशाल मात्रा में सोना चांदी और हीरे जवाहरात छुपा कर रखे गए थे, ताकि आपात परिस्थिति में जनता के काम आ सके। इस खजाने को अवशत किया हुआ था कि अगर किसी और कारण से इसका इस्तेमाल हुआ तो इसे रखने वालों का खानदान खत्म हो जाएगा। जब संजय गांधी ने अस्पताल के बहाने सारा खजाना ट्रकों में भरकर वहां से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया, तो उन्हें नहीं पता था कि उसमें उन्हीं काली माता के गहने भी थे। इसी के साथ गांधी परिवार की बर्बादी शुरू हो गई। पहले संजय प्लेन क्रैश में मारे गए, फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई और उसके बाद राजीव गांधी गई। खुद महारानी गायत्री देवी ने सच बताया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी की स्वतंत्र पार्टी से जयपुर की पूर्व महारानी गायत्री देवी ने 1962 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा दिया। इसे तब दुनिया में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीता गया मुकाबला माना गया। इसके बाद 1967 और 1971 में भी गायत्री देवी चुनाव जीतती गई। वे हमेशा से इंदिरा गांधी की मुखर आलोचक थी। इसी वजह से वह उनकी नजरों में भी चढ़ी हुई थी। इंदिरा ने फिर उनके साथ जो किया वो आपातकाल से जरा पहले और लागू होने के बाद देखने को मिला। गायत्री देवी के प्रॉपर्टीज पर जो छापेमारी हुई और बाद में उन्हें जेल में डाला गया, इसकी शुरुआत उनके मुताबिक बांग्लादेश युद्ध 1971-72 के बाद से हुई थी। प्रस्तावना ये थी इस मिशन की। गायत्री देवी ने बताया था कि बांग्लादेश युद्ध इंदिरा गांधी के लिए सबसे चमकीली घड़ी थी, लेकिन भारत में उनकी ये खुशी जल्दी फीकी पड़ गई। युद्ध की जो कीमत देनी पड़ी थी महसूस की जाने लगी थी। मानसून फेल हो गए थे, बैंक बीमा, कोयले की खदानों और गेहूं के कारोबार का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। खाने के सामान की कीमतें आसमान छू रही थी। लोगों के बीच संतोष भी आसमान छू रहा था। फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार में बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया था। सांसद और रेलवे वर्कर्स यूनियन के नेता रह चुके जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 हफ्ते तक रेल की हड़ताल कर दी थी। देश का भरोसा इंदिरा के नेतृत्व पर खत्म हो चुका था। जितने जन आंदोलन हो रहे थे इंदिरा उनको नहीं देख पाई और उन्होंने सोचा लोग बोल रहे हैं इंदिरा लाओ, और उन्होंने जन आंदोलन
से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कारोबारी घरानों और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी शुरू करवा दी, लेकिन इसका परिणाम उल्टा ही हुआ और उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ा। वामपंथियों को छोड़कर सारा विपक्ष एकजुट हो गया। इन छापेमारियों में ग्वालियर और रायपुर के कई पूर्व राजघरानों के प्रति विशेष दुर्ग्रह रखा गया, क्योंकि ग्वालियर के राजमाता और मैं सांसद में विपक्ष के सदस्य थे। ऐसा ही है, लेकिन असल में यह कहानी आपातकाल से शुरू ही हो गई थी। ये शायद पहले खत्म भी। ये 11 फरवरी 1975 का दिन था। इमरजेंसी से 4 दिन पहले वो दिन जिसे गायत्री देवी ताउम्र नहीं भूली। उन्होंने इसे याद करते हुए लिखा था, फरवरी राजस्थान में एक ब्यूटीफुल महीना होता है। आसमान नीला होता है, फूल खिलना शुरू होते हैं, पंछी गाते हैं और दिन ठंडे और एकदम साफ होते हैं। इस खास में बहुत खुश महसूस कर रही थी, जितना जय यानी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को खोने के बाद मैंने पहले नहीं किया था। दिन व्यस्तताओं से भरा होने वाला और प्लानिंग कर रही थी। टेरेस पर योग करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करने गई। नाश्ता कर ही रही थी कि मेड ने आकर बताया कि कुछ अजनबी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनको अंदर बुलाने के लिए कहा। वे आए और बोले, हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, हम आपके प्रकरण की छानबीन करने आए हैं। मैंने कहा, करो फिर, लेकिन मेरे अपार्टमेंट हैं और मुझे अभी निकलना है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। दोस्तों, खाकी मूवी को तो मैं YouTube पर अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इस मूवी का मालिक हमें इसे YouTube पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। जिस दिन वे परमिशन देंगे हम इसे ऑटोमेटिक YouTube पर अपलोड कर देंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको जरूर सुननी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खाकी वर्ष 2009 की एक्शन थ्रिलर ड्रामा आधारित निर्देशक राजकुमार संतोषी की हिंदी भाषा की फिल्म है। संतोषी जी ने श्रीधर राघवन के साथ पटकथा का सहलेखन भी किया है। फिल्म की कहानी भारतीय पुलिस टीम के उस अभिनय पर केंद्रित है जहां उन्हें महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी को मुंबई वापस लाना है। फिल्म में कई प्रतिष्ठित अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी, तुषार कपूर, तनुजा और ऐश्वर्या राय बच्चन सम्मिलित हैं। लारा दत्त फिल्म गीत ऐसा जादू में एक बार डांसर की भूमिका में है। फिल्म व्यावसायिक एवं समीक्षात्मक रूप से काफी प्रशंसनीय प्रदर्शन करती है। वर्ष 2011 में सत्यमेव जयते नाम से तेलुगु संस्करण का पुनर्निर्माण इसका हुआ था। दोस्तों, ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक नगर चंदनगढ़ में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच में लगी राज्य पुलिस को डॉक्टर इकबाल अंसारी यानी अतुल कुलकर्णी के नाम से एक मुस्लिम डॉक्टर के आवास में भारी मात्रा में अवैध हथियारों की बरामदी होती है, जिसमें पुलिस उसके ISI एजेंट और दंगे की साजिशकर्ता के आरोप मढ़ती है। गिरफ्तार अंसारी की पेशी के लिए मुंबई विशेष न्यायालय बुलाया जाता है, लेकिन चंदनगढ़ से पुलिस घेराबंदी के बीच निकलने वाले बावजूद उन पर किसी अज्ञात दल का हमला होता है। पुलिस किसी तरह से उसे बचा तो लेती है, पर तब तक काफी गंभीर नुकसान हो चुका होता है। पुलिस चीफ ACP नायडू ने प्रकाश राज को विशेष न्यायालय की सुनवाई पर अंसारी को पेशी पर चंदनगढ़ से लाने के लिए 5 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी मिलती है। टीम प्रमुख में DCP अनंत श्रीवास्तव यानी अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया जाता है, जो एक ईमानदार पुलिस अफसर हैं, पर स्वयं के करियर में अब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं ला सके, सिवाय भ्रष्ट आचरण को अस्वीकार करने से। वह इस अभियान के लिए राजी होता है किसी भी तरह अपने करियर में सफल होने पर उसे एडिशनल कमिश्नर की पदोन्नति मिले, ताकि उसके सेवाएं और प्रयासों का उचित सम्मान मिल सके। अब उसकी टीम से सम्मिलित है वरिष्ठ इंस्पेक्टर शेखर वर्मा, अक्षय कुमार जो एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी है, सह इंस्पेक्टर अश्विन गुप्ता यानी तुषार कपूर और 2 हवलदार कमलेश संवात और गजानन महत्र। लेकिन मुंबई से प्रस्थान से पूर्व भी उनके हाथ एक फोटोग्राफर यानी अबीर गोस्वामी पकड़ा जाता है, जो गुप्त रूप से उनकी तस्वीरें ले रहा था, पर उसमें से कुछ उगलवा नहीं पाते। दरअसल वह यशवंत अग्रे यानी अजय देवगन के कहने पर टीम की जासूसी कर रहा था, लेकिन पुलिस इन दोनों के बीच जुड़े सूत्र पर कुछ कार्यवाही करती है। अंग्रे उस फोटोग्राफर और उसके परिवार को उसके टेलीविजन रिसीवर से जुड़े विस्फोटक के जरिए धमाका कर मार डालता है। अनंत अपनी टीम साथ चंदनगढ़ पहुंचता ही है कि पुलिस को महालक्ष्मी यानी ऐश्वर्या राय नाम के एक स्कूल टीचर की ओर से उसके स्कूल संपदा में कुछ संदिग्ध गतिविधियों खुलासे की खबर मिलती है। अनंत और उसकी टीम को स्थानीय पुलिस के साथ जांच में आतंकियों के कमरे से 100 बरामद होते हैं। जब कमरे में छापामारी जारी ही रहती है, तभी फोन की रिंग बज उठती है, लेकिन
अनंत सभी को फोन रिसीव उठाने से पहले सावधानी से सुनिश्चित करता है, जिसके परिणाम में उन्हें रिसीवर से जुड़े विस्फोटक का पता लगता है। उसे हटाकर फोन रिसीव करने पर कोई जवाब नहीं मिलता। अनंत का विश्वास पुख्ता होता है कि ऐसा गिरोह है जो उन्हें उनके प्रत्येक गतिविधि और इस अभियान की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उन्हें तत्काल योजना में बदलाव लाने का फैसला करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन में वापसी दौरान अनंत से मिलने अंसारी की मां तनुजा यह फरियाद लेकर आती है कि उसे 20 राह में न मारकर सीधे अदालत में ले जाएं और सही न्याय कराएं। अनंत उसे आश्वस्त कराता है कि उसके बेटे को जरूर मिलवाएगा। वही अंगरे की ओर से अनंत को अनजान कॉल मिलती है, लेकिन वह पहचान नहीं पाता और कॉल ट्रेस करने की कोशिश भी नाकाम रहती है। पर तभी उसी लाइन पर उसकी पत्नी और बेटी की आवाज सुनाई पड़ती है। अनंत फौरन घर को फोन लगाता है, लेकिन इससे समन्वय पाकर समझ जाता है कि अग्रे ने महज उसके डराने के लिए रिकॉर्डिंग टेप का इस्तेमाल किया था। अनंत अपनी टीम में महालक्ष्मी को साथ लेकर मुंबई को रवाना ही होते हैं कि हाईवे पर लगी लंबे जाम पर उनको रुकना पड़ता है। इस जाम से परे निकलकर एक कच्चे रास्ते द्वारा चलते ही उनका सामना पशु मेले के तौर पर भारी भीड़ का सामना होता है। रास्ते में मवेशियों और लोगों को हटाते हुए अनंत को तभी अंग्रेज का फोन आता है, जो कि उसी के आसपास होने का एहसास कराता है। अनंत उसे खोज ही लेता है और अश्विन के साथ पीछा करता है। शेखर वर्मा जिप्सी से उतरकर अंसारी की बड़ी वैन में चढ़ जाता है ताकि दोनों ओर से सुरक्षा की जा सके। अंग्रेज मेले में जबरदस्त भगदड़ मचाकर अनंत को पकड़ से बचा जाता है। मेले में जबरदस्त भगदड़ मचाकर अनंत के पकड़ से बच जाता है। जैसे ही अनंत अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है कि शेखर को एहसास होता है कि वैन की देखरेख में हड़बड़ी में जीप असुरक्षित रह गई है। जीप रोककर शेखर फौरन गाड़ी नीचे झांकता है और तब उसे विस्फोटक दिखाई पड़ता है। वह सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और भागता ही है कि जीप धमाके से ध्वस्त हो जाती है, लेकिन उसके जबरदस्त धक्के से वैन के इंजन पर बुरा असर पड़ता है। अनंत तब टीम के साथ हाईवे से अलग वैन को धक्के लगाता सुनसान रास्ते से होते हुए एक मकान पर पहुंचता है। वैन मरम्मत कर रुकने और फिर आगे कार्रवाई करने का फैसला करती है। अनंत अब मौजूद स्थिति के बारे में बताने नायडू को फोन करता है और स्थान आदि का पता देकर अतिरिक्त पुलिस सहायता भेजने को कहती है। अनंत उस पर मेले में दिखे अनजान व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करता है। उसे तब अग्रे की याद आती है, जो उसके विभाग का ही घोर भ्रष्ट और निर्मम पूर्व अफसर है, जिसे 5 निर्देशकों की हत्या करने के अपराध में अनंत उसे जेल भेजकर पुलिस विभाग से बर्खास्त करता है। फिर तब टीम को पुलिस वैनर नजर आती है, पर जिसे वो अपनी सहयोग टीम मान रही थी, असल में वे अंग्रेज के हत्यारे साबित होते हैं। चंद मिनटों में भरी गोलीबारी चलती है और जवाबी बचाव में अनंत की टीम के सारे गोली कारतूस कम पड़ जाते हैं। वही अग्रे के आदमी पुलिस के हवलदार ड्राइवर को फेंक अंसारी को रिहा करने को कहते हैं। शेखर और कोई विकल्प समझ न आने पर अंसारी को खींचकर बाहर करने की चेष्टा ही करता है। अनंत उसकी राह रोकता है और दोनों के बीच काफी तकरार मचती है, जिसमें शेखर के अनुसार उसके प्रमुख अनंत एक महत्वहीन पुलिसकर्मी है जो सबकी जीवन की उपेक्षा कर अपने नैतिक आदर्शों को बचाने का ही पक्ष लेगा। बहस को उलझते देख अनंत और अश्विनी अपनी पिस्तौलें शेखर पर तान देते हैं, लेकिन तब अंसारी बिफरते हुए कह देता है कि यह आतंकवादी उसकी रिहाई के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आए हैं। उसके मुताबिक वह तो महज चंदनगढ़ का साधारण डॉक्टर है जो ईमानदारी से अपने पैसे और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाया था। वही दिनों दंगा पीड़ितों की इलाज के दौरान भास्कर जोशी नाम के एक पत्रकार से मुलाकात होती है, जिसे पता है कि सांप्रदायिक दंगों का असल जिम्मेदार विधायक देवधर ही है, जो अपने खिलाफ खड़े इन सामाजिक कार्यकर्ता को मार अपने जुर्म छिपाना चाहता है। भास्कर इसी पुख्ता सबूत की तैयारी में डॉक्टर अंसारी के पास आता है, क्योंकि जिन मृतकों की वह जांच कर रहा है उसका निष्कर्ष देवधर के विरोध ही जाएगा। अंसारी वह रिपोर्ट भास्कर को सौंपता है, लेकिन उसके प्रकाशित होने के पहले ही भास्कर घातक हमलों में मारा जाता है और फोन पर देवधर की फाइल देने की धमकियां दी जाती हैं। अंसारी फाइल देने से इनकार करता है और नतीजन दंगाई और भ्रष्ट पुलिस की मिलीभगत से उसका घर तबाह करने के साथ समूचे परिवार को भी मार दिया जाता है और झूठे सबूतों के बिना पर आतंकवादी घोषित किया जाता है। इसी बीच अंग्रेज और उसके आदमी घर अंदर पहुंचकर अनंत और
बाकियों पर बंदूक तान ही देते हैं, सिवाय शेखर और अश्विन के, जो अंधेरे का लाभ उठाकर फौरन अंसारी को घर पीछे से वेयर हाउस में छिप जाते हैं। जब तक अग्रे के आदमी घर की तलाशी करते हैं, अग्रे अनंत में उसके हाथों बेइज्जती का बदला लेने के तरीके बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक अनंत को अपनी जान से ज्यादा अपने कर्तव्य और आदर्शों की ही परवाह है। वही अग्रे के आदमी घर की छानबीन करते हुए वेयर हाउस पहुंचते हैं। अग्रे उसके साथ प्रवेश ही कर पाता है कि वहां रखे ज्वलनशील गैस से भरे सिलेंडर पर बाहर खड़ा अश्विन उस पर गोली दागकर एक जानलेवा धमाका करता है, जिसमें कुछ गुंडे मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी में पुलिस टीम वैन पर जल्द सवार होकर भागती ही है कि अंग्रे की चलाई गोली से अंसारी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी अनंत को नायडू से अंसारी को गोली लगने की खबर पूछा जाता है। अनंत समझ जाता है कि नायडू भी एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी है जो देवधर का काम करता है और अनंत की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रे को देता है। अनंत अपनी टीम के साथ घायल अंसारी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं, मगर उसकी स्थिति और बिगड़ने की भी आदेश देते हैं। अनंत अपनी टीम के सदस्यों को इस अभियान से मुक्त होने को कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस मिशन पर जाने को कहा वह स्वयं इसमें सफल होना देना नहीं चाहते। वह बताते हैं कि आखिर तक इसमें अंजाम देकर रहेंगे। तब शेखर बीती रात को हुई बदतमीजी की माफी मांगता है और वह भी उनके साथ आखिर तक चलने की जिद करता है, ताकि एक बार खुद को ईमानदार पुलिस अफसर साबित कर सके। और फिर अन्य सदस्य भी अपनी यही राय देते हैं। वही स्थानीय पुलिस अनंत की टीम को पुलिस थाने ले जाते हैं। वहां उन्हें कहा जाता है कि उनको विश्राम देने और अंसारी की जिम्मेदारी से मुक्त कराए जाने का आदेश प्राप्त है। अफसर को मिले इस जिम्मेदारी का अनंत अपना रोष जाहिर करता है कि किस कदर भ्रष्टाचार में डूबी पुलिसकर्मी देवधर जैसे बेईमान राजनीतिक लोगों की उन्हीं के विभाग का असर अफसर नायडू हुक्म उदली करता है। अफसर उन्हें गौर करते हुए उनकी मदद का आश्वासन कर देता है और नायडू से मिले कॉल पर गलत लोगों को गिरफ्तार किए जाने की गलत महपी जताता है। वही अग्रे और नायडू की नाकामी पर मंत्री देवधर अनंत की टीम के साथ समाचार समूह की मंत्रणा पर जनता को प्रचारित करता है कि यह टीम बिल्कुल बिक चुकी है और IASI के संबंध से जुड़ चुकी है। दूरदर्शन और अन्य समाचार माध्यमों से गुमराह एक जनसमूह उसी अस्पताल के यहाँ पहुंच अंसारी को उनके सुपुर्द करने के लिए पथराव करती है। अनंत बिना विरोध किए हुए उसके मध्य जाकर कहता है कि जो लोग सच्चाई से अवगत नहीं होते हैं तो ऐसे ही भ्रष्ट राजनेता आपको भ्रमित कर अपना हित साधते हैं। यहाँ अनंत की टीम को मुंबई रवाना होने के लिए कार्यवाहक रेल सुविधा मिलती है, लेकिन उनके सावधानी बरतने से पहले उसी ट्रेन पर अंग्रे अपने हथियार बंद आदमियों के साथ स्टेशन पर पहुंचता है। पर तभी हवलदार कमलेश को स्टेशन बाहर पुलिस वन भागते देखा अंग्रे व उसके आदमी गोलियां बरसाने के झांसे में फंसते हैं और उन्हीं के पीठ पीछे शेखर ट्रेन पर कब्जा जमाते हुए वही छिपे अन्य सदस्यों को बचाते हुए अनंत बाकी आतंकियों पर गोलीबारी करता है। कमलेश पटरियों के समीप वैन रोक ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, पर अनंत अंग्रे और चलाई गोली से वह मारा जाता है। मुंबई पहुंचकर जब अंसारी को अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है, डॉक्टर उसके गंभीर स्थिति को देखकर मृत घोषित करते हैं। वही अंसारी की मां को लगता है कि अनंत ने जानबूझकर उसकी प्रार्थना की अपेक्षा की है और उसकी जवाबदेही से पहले ही गुस्से से पत्रकारों के बीच उन्हें तमाचा मारते हैं। बावजूद अगली सुबह अनंत अपनी टीम के साथ अंसारी का सम्मान सहित अंतिम संस्कार करती है और मीडिया के समक्ष इस केस की दोबारा कार्रवाई का ऐलान करती है। मीडिया में अनंत के दिए बयान को बौखलाया देवर उसे अपनी सीमा में रहने की धमकी देता है, लेकिन अनंत उसके बहकावे में नहीं आते। यहाँ अनंत अपनी टीम को पत्रकार भास्कर के बेटे के जरिए उसके ठिकाने को किसी प्रकार से ढूंढ निकालती है। शेखर और लक्ष्मी उस फाइल को तलाशने ग्रैंड पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पहले से ही घात लगाए अंग्रे से उसका सामना होता है। स्थिति बिगड़ने के पहले शेखर फाइल लक्ष्मी को देकर अनंत को सौंपने का जिम्मा देता है और शेखर तब अंग्रे के आदमियों से भिड़ जाता है। इसी तरह शेखर को नजदीकी स्टेडियम तक पहुंचने के बाद वह समझ आ जाता है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी अंग्रे की गर्लफ्रेंड है, जो उनकी सूचना पर इस फाइल को कब्जा कर चुकी है। शेखर बनने से पहले ही अनंत को कॉल करता है, जिससे मालूम हो जाता है कि महालक्ष्मी अंग्रे की जासूस है और फिर शेखर अंग्रे के हत्यारों से चलाई गोलीबारी में शहीद हो जाता है।
अगले दिन अनंत और अश्विनी महालक्ष्मी का पीछा करते हुए अंग्रे को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन गोलीबारी की मुठभेड़ में अंग्रे महालक्ष्मी को अपनी आड़ में लेकर उसे भी मार देता है। अनंत तब अंग्रे का पीछा करते हुए अन्य पुलिसकर्मियों के सहारे उसे घेर लेता है और गिरफ्तारी से पहले अनंत आवेग में अंग्रे की खूब पिटाई कर उसे बेदम कर पुलिस के हवाले करता है। बरामद फाइल के पुख्ता सबूतों के मद्देनजर न्यायालय अंग्रे, देवधर और नायडू पर विभिन्न संगीन अपराधों के संलिप्त होने का दंड करार देती है। कारावास को ले जाने दौरान अंग्रे को जिस वाहन से ले जाया जाता है उसकी हथकड़ी हंसाने वाली फ्रेम को वह ढीला पाता है। खुद को फौरन छुड़ाते हुए अंग्रे हवलदार पर हमला कर राइफल छीनते हुए वैन को रुकवा देता है। तब तक अश्विन के वैन से बाहर आते ही अंग्रे उस पर राइफल तानता है, आगे ट्रिगर खींचता है, लेकिन गोली न होने पर चला नहीं पाता। बंदूक रखकर जैसे ही अंग्रे समर्पण कर उसकी बेवकूफी समझ हंसता अश्विन 2 गोलियां अंग्रे पर दाग देता है और वही बोर्ड्स को दिखाते हुए पहले से जानबूझकर खोले जाने का उजागर करता है। अश्विन तब तक हवलदार को पूरे घटनाक्रम के जरूरी निर्देश देता है और अपने वरिष्ठ अफसर को फोन पर अंग्रे के हिरासत से भागने और आत्मरक्षा में गोली चलाने की दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने की सूचना देता है। टीम मान रही थी, असल में वे अंग्रे के हत्यारे साबित होते हैं। चंद मिनटों में भरी गोलीबारी चलती है और जवाबी बचाव में अनंत की टीम के सारे गोली कारतूस कम पड़ जाते हैं। वही अंग्रे के आदमी पुलिस के हवलदार ड्राइकर को फेंक अंसारी को रिहा करने को कहते हैं। शेखर और कोई विकल्प समझ न आने पर अंसारी को खींचकर बाहर करने की चेष्टा ही करता है। अनंत उसकी राह रोकता है और दोनों के बीच काफी तकरार मचती है, जिसमें शेखर के अनुसार उसके प्रमुख अनंत एक महत्वहीन पुलिसकर्मी है जो सबकी जीवन की उपेक्षा कर अपने नैतिक आदर्शों को बचाने का ही पक्ष लेगा। बहस को उलझते देख अनंत और अश्विनी अपनी पिस्तौलें शेखर पर तान देते हैं, लेकिन तब अंसारी बिफरते हुए कह देता है कि यह आतंकवादी उसकी रिहाई के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए आए हैं। उसके मुताबिक वह तो महज चंदनगढ़ का साधारण डॉक्टर है जो ईमानदारी से अपने पैसे और परिवार के बीच सामंजस्य बिठाया था। वही दिनों दंगा पीड़ितों की इलाज के दौरान भास्कर जोशी नाम के एक पत्रकार से मुलाकात होती है, जिसे पता है कि सांप्रदायिक दंगों का असल जिम्मेदार विधायक देवधर ही है, जो अपने खिलाफ खड़े इन सामाजिक कार्यकर्ता को मार अपने जुर्म छिपाना चाहता है। भास्कर इसे पुख्ता सबूत की तैयारी में डॉक्टर अंसारी के पास आता है, क्योंकि जिन मृतकों की वह जांच कर रहा है उसका निष्कर्ष देवधर के विरोध ही जाएगा। अंसारी वह रिपोर्ट भास्कर को सौंपता है, लेकिन उसके प्रकाशित होने के पहले ही भास्कर घातक हमलों में मारा जाता है और फोन पर देवधर की फाइल देने की धमकियां दी जाती हैं। अंसारी फाइल देने से इनकार करता है और नतीजन दंगाई और भ्रष्ट पुलिस की मिलीभगत से उसका घर तबाह करने के साथ समूचे परिवार को भी मार दिया जाता है और झूठे सबूतों के बिना पर आतंकवादी घोषित किया जाता है। इसी बीच अंग्रे और उसके आदमी घर अंदर पहुंचकर अनंत और बाकियों पर बंदूक तान ही देते हैं, सिवाय शेखर और अश्विन के, जो अंधेरे का लाभ उठाकर फौरन अंसारी को घर पीछे से वेयरहाउस में छिप जाते हैं। जब तक अंग्रे के आदमी घर की तलाशी करते हैं, अंग्रे अनंत में उसके हाथों बेइज्जती का बदला लेने के तरीके बताता है, क्योंकि उसके मुताबिक अनंत को अपनी जान से ज्यादा अपने कर्तव्य और आदर्शों की परवाह है। वही अंग्रे के आदमी घर की छानबीन करते हुए वेयरहाउस पहुंचते हैं। अंग्रे उसके साथ प्रवेश ही कर पाता है कि वहां रखे ज्वलनशील गैस से भरे सिलेंडर पर बाहर खड़ा अश्विन उस पर गोली दाग कर एक जानलेवा धमाका करता है, जिसमें कुछ गुंडे मारे जाते हैं। इस अफरा तफरी में पुलिस टीम वैन पर जल्द सवार होकर भागती ही है कि अंग्रे की चलाई गोली से अंसारी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी अनंत को नायडू से अंसारी को गोली लगने की खबर पूछा जाता है। अनंत समझ जाता है कि नायडू भी एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी है जो देवधर का काम करता है और अनंत की हर गतिविधियों की जानकारी अंग्रे को देता है। अनंत अपनी टीम के साथ घायल अंसारी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं, मगर उसकी स्थिति और बिगड़ने की भी आदेश देते हैं। अनंत अपनी टीम के सदस्यों को इस अभियान से मुक्त होने को कहते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस मिशन पर जाने को कहा वह स्वयं इसमें सफल होना देना नहीं चाहते। वे बताते हैं कि आखिर तक इसमें अंजाम देकर रहेंगे।
तब शेखर बीती रात को हुई बदतमीजी की माफी मांगता है और वह भी उनके साथ आखिर तक चलने की जिद करता है ताकि एक बार खुद को ईमानदार पुलिस ऑफिसर साबित कर सके। और फिर अन्य सदस्य भी अपनी यही राय देते हैं। वही स्थानीय पुलिस अनंत की टीम को पुलिस थाने ले जाते हैं। वहां उन्हें कहा जाता है कि उनको विश्राम देने और अंसारी की जिम्मेदारी से मुक्त कराए जाने का आदेश प्राप्त है। अफसर को मिले इस जिम्मेदारी का अनंत अपना रोष जाहिर करता है कि किस कदर भ्रष्टाचार में डूबी पुलिसकर्मी देवधर जैसे बेईमान राजनीतिक लोगों की उन्हीं के विभाग का असर अफसर नायडू हुक्म उदली करता है। अफसर उन्हें गौर करते हुए उनकी मदद का आश्वासन कर देता है और नायडू से मिले काल पर गलत लोगों को गिरफ्तार किए जाने की गलत महफी जताता है। वही अग्रे और नायडू की नाकामी पर मंत्री देवधर अनंत की टीम के साथ समाचार समूह की मंत्रणा पर जनता को प्रचारित करता है कि यह टीम बिल्कुल बिक चुकी है और IASI के संबंध से जुड़ चुकी है। दूरदर्शन और अन्य समाचार माध्यमों से गुमराह एक जनसमूह उसी अस्पताल के यहाँ पहुंच अंसारी को उनके सुपुत्र करने के लिए पथराव करते हैं। अनंत बिना विरोध किए हुए उसके मध्य जाकर कहता है कि जो लोग सच्चाई से अवगत नहीं होते हैं तो ऐसे ही भ्रष्ट राजनेता आपको भ्रमित कर अपना हित साधते हैं। यहाँ अनंत की टीम को मुंबई रवाना होने के लिए कार्यवाहक रेल सुविधा मिलती है, लेकिन उनके सावधानी बरतने से पहले उसी ट्रेन पर अंग्रेज अपने हथियार बंद आदमियों के साथ स्टेशन पर पहुंचता है। पर तभी हवलदार कमलेश को स्टेशन बाहर पुलिस वन भागते देखा अंग्रेज व उसके आदमी गोलियां बरसाने के झांसे में फंसते हैं और उन्हीं के पीठ पीछे शेखर ट्रेन पर कब्जा जमाते हुए वही छिपे अन्य सदस्यों को बचाते हुए अनंत बाकी आतंकियों पर गोलीबारी करता है। कमलेश पटरियों के समीप वैन रोक ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है पर अनंत अंग्रेज और चलाई गोली से वह मारा जाता है। मुंबई पहुंचकर जब अंसारी को अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाता है, डॉक्टर उसके गंभीर स्थिति को देखकर मृत घोषित करते हैं। वही अंसारी की मां को लगता है कि अनंत ने जानबूझकर उसकी प्रार्थना की अपेक्षा की है और उसकी जवाबदेही से पहले ही गुस्से से पत्रकारों के बीच उन्हें तमाचा मारते हैं। बावजूद अगली सुबह अनंत अपनी टीम के साथ अंसारी का सम्मान सहित अंतिम संस्कार करती है और मीडिया के समक्ष इस केस की दोबारा कार्रवाई का ऐलान करते हैं। मीडिया में अनंत के दिए बयान को बौखलाया देवर उसे अपनी सीमा में रहने की धमकी देता है, लेकिन अनंत उसके बहकावे में नहीं आते। यहाँ अनंत अपनी टीम को पत्रकार भास्कर के बेटे के जरिए उसके ठिकाने को किसी प्रकार से ढूंढ निकालती है। शेखर और लक्ष्मी उस फाइल को तलाशने ग्रैंड पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां पहले से ही घात लगाए अंग्रेज से उसका सामना होता है। स्थिति बिगड़ने के पहले शेखर फाइल लक्ष्मी को देकर अनंत को सौंपने का जिम्मा देता है और शेखर तब अंग्रेज के आदमियों से भिड़ जाता है। किसी तरह शेखर को नजदीकी स्टेडियम तक पहुंचने के बाद वह समझ आ जाता है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी अंग्रेज की गर्लफ्रेंड है, जो उनकी ही सूचना पर इस फाइल को कब्जा कर चुकी है। शेखर बनने से पहले ही अनंत को कॉल करता है, जिससे मालूम हो जाता है कि महालक्ष्मी अंग्रेज की जासूस है और फिर शेखर अंग्रेज के हथियारों से चलाई गोलीबारी में शहीद हो जाता है। अगले दिन अनंत हेलो दोस्तों, अगर आप एक था टाइगर मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको एक फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कोई इसे यूट्यूब पर अपलोड करता है यूट्यूब वाले इसे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं आइए जानते हैं। वो कंपनियां जो कि इस मूवी की मालिक होती हैं, यानी जो कि जिनके पास ओनरशिप होती है इस मूवी की, वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं देती हैं और वे खुद भी इसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते हैं। क्यों नहीं अपलोड करते हैं दोस्तों? एक था टाइगर मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी, यानी बहुत ही ज्यादा इससे पैसे कमाए थे। लोग इसे अब भी पैसे देकर ही देख रहे हैं उनकी साइडों पर। तो जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक भाई स्वाभाविक है वो लोग फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। तो जिस दिन लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे या फिर उनके पास पैसा कम आने लगेगा, उस दिन इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे फ्री में आपके लिए। तो दोस्तों कब तक आती है मूवी यूट्यूब पर वो कंपनी वाले ही जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, इसकी कहानी, बहुत सारी रोचक तत्व जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक था टाइगर 2012 में बनी हिंदी रोमांस एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा द्वारा व निर्देशन कबीर खान द्वारा किया गया है। यह फिल्म पूर्व राह जासूस रविंद्र कौशिक के जीवन को आधार लेकर बनाई गई है, लेकिन विवादों से बचने के लिए कहानी में बदलाव किया गया है। यह मूवी रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2012 को।
भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत थी 75 करोड़ रुपए यानी 10.95 US डॉलर के बराबर और कुल कारोबार हुआ था 183 करोड़ रुपए का यानी कि 26.72 मिलियन US डॉलर के बराबर। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ जैसे दिग्गजों से सजी इस फिल्म को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिलनी तय है। ऊपर से फिल्म की कहानी में देशभक्त का मसाला इसे एक परफेक्ट फिल्म बनाता है। कई लोग इस फिल्म की कहानी को दिवांतरा एजेंट रविंद्र कौशिक की कहानी से संबंधित मान रहे थे। आइए जानते इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म की कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर यानी सलमान खान दिया गया है। वह टिनाट्री कॉलेज के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। इन वैज्ञानिकों पर शक है कि वह मिसाइल तकनीक से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान को भेजने की फिराक में है। इस काम को भारत सरकार ने खुद टाइगर को सौंपा है। जिस वैज्ञानिक पर टाइगर नजर रखता है उसकी केयर टेकर है जोया यानी कैटरीना कैफ। वैज्ञानिक पर नजर रखते हुए टाइगर की आंखें जोया से चार हो जाती हैं। अब अपने मिशन और प्यार को टाइगर किस तरह संभालता है आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सलमान खान ने एक लंबे अरसे बाद यशराज फिल्म में काम किया था। सलमान खान इस फिल्म में बेहद रफ एंड टफ भूमिका में हैं। हालांकि लगातार मसाला फिल्में करने की वजह से वह टाइप कास्ट होने लगे हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका रोमांटिक पक्ष भी देखने लायक है। फिल्म में एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ की रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एक था टाइगर कबीर के निर्देशन में बनी तीसरी फिल्म है। इससे पहले वह काबुल एक्सप्रेस और न्यूयॉर्क का निर्देशन कर चुके थे। उनकी तीनों फिल्में देखकर साफ है कि हिंसा पर आधारित फिल्मों पर ही उनकी पकड़ अच्छी है। अब तो फिल्म देखने के बाद ही जाहिर होगा कि निर्देशन किस तरह का है। हालांकि ट्रेलर में उनका काम बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा था। फिल्म के गीत बहुत ही बेहतरीन हैं और पहले ही हिट हो चुके हैं। उम्मीद है जब यह फिल्म आज़ादी के दिन रिलीज हुई थी तो एक बड़ी हिट साबित हुई थी। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि सलमान खान की फिल्म के लिए उनका नाम ही काफी है। बेशक आप सलमान खान को चुलबुले अंदाज, एक्शन और रोमांस करते हुए स्क्रीन पर देख चुके थे, लेकिन एक था टाइगर में आप सलमान के कई रूपों को एक साथ देख पाएंगे। एक जासूस, एक लवर, एक देश और एक बेहतरीन एक्शन फाइटर के रूप में। एक था टाइगर में सल्लू और कैट एक लंबे अंतराल के बाद पर्दे पर नजर आए। दोनों इससे पहले मैंने प्यार क्यों किया और युवराज फिल्म में स्क्रीन पर रोमांस करते दिखाई दिए थे। आइए जाने इस बार दोनों की केमिस्ट्री कैसी थी और दर्शकों के लिए ये फिल्म मनोरंजन का कितना डोज लेकर आई थी। कहानी एक सीक्रेट एजेंट और उसकी प्रेमिका जोया यानी कैटरीना कैफ की है। फिल्म में सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर सलमान खान दिया गया है। टाइगर अपने घर से ज्यादा अपने मिशन पर रहता है। वह अलग अलग मुल्क में जाकर देश के लिए जासूसी करता है। एक मिशन के दौरान टाइगर को जोया से प्यार हो जाता है और यही से शुरू होता है कहानी में उतार और चढ़ाव। यानी कुल मिलाकर कहानी रोमांटिक थ्रिलर बेस्ड है। कहानी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा रोमांस करने वाला है क्योंकि उसमें भरमार है एक्शन सीन की। अभिनय कैटरीना के अभिनय से ज्यादा एक्शन सीन दर्शकों को ज्यादा पसंद आएंगे। सलमान खान पूरी फिल्म में छाए रहे। रणबीर, शौरी और गिरीश कर्नाड भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। पूरी फिल्म में कैट और सलमान की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। निर्देशन कबीर खान ने न्यूयॉर्क फिल्म से ज्यादा एक था टाइगर में कैटरीना को अच्छा काम लिया है। पूरी फिल्म में रोमांच बना रहता है और कई उतार चढ़ाव के बाद भी फिल्म में कहीं भी बोरियत नहीं होती। लव सीन हो या एक्शन सीन सभी जगह फिल्म बांधे रखती है। कबीर खान के करियर में ये फिल्म मील का पत्थर साबित हो सकती है। संगीत मसल्ला, बंजारा, मैं लापता तीनों गाने हिट हो चुके थे और लोगों की जुबां पर भी थे। माशाल्लाह गीत में जहां हिट होने के सारे गुण मौजूद हैं वही इसमें 90s के साउंड की खुशबू भी आती है। बंजारा हो या मैं लापता सभी कैट और सलमान की केमिस्ट्री को अच्छी तरह दिखाते हैं। सलमान के गीतों की खासियत है कि उनके गानों में वे खुद भी बेहद हावी रहते हैं, जिसमें उनके गीत खुद ब खुद हिट होने लगते हैं। इस फिल्म के गीतों में भी कुछ ऐसा ही है। संगीत का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है।
अब चलिए बात करते हैं क्यों देखें ये फिल्म। कुछ अच्छे डायलॉग के लिए फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म में कुछ खास डायलॉग जो कि सलमान की रियल लाइफ से खास तौर पर जुड़े हुए हैं। कैटरीना एक सीन में सलमान से पूछती हैं, तुम्हारी शादी हो गई? जवाब में सलमान कहते हैं, डायरेक्ट शादी, ये नहीं पूछोगे कि गर्लफ्रेंड है? तो कैट कहती हैं, नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। एक जगह कैट कहती हैं, जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। कहने का अर्थ है पूरी फिल्म में चुलबुले इंसानों वाले और कुछ संवेदनशील डायलॉग्स हैं जो कि फिल्म को खास बनाते हैं। कैटरीना को एकदम नए लुक में यानी एक्शन करते हुए देखना है तो फिल्म देखी जा सकती है। एक अच्छी स्टोरी में सलमान कैसे फिट दिखते हैं या सल्लू कैट की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए फिल्म देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्यों ना देखें। फिल्म में देशभक्ति की थीम से ज्यादा लव स्टोरी पर फोकस किया गया है। यदि आपको लव स्टोरीज पसंद नहीं है तो यह फिल्म आपके लिए नहीं है। स्ट्रॉ शॉट फिल्म एक द टाइगर के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले विक्रम वशिष्ठ ने दावा किया था फिल्म की कहानी उनके मामा के वास्तविक जीवन पर आधारित है। उन्होंने मांग की थी कि उनके मामा को क्रेडिट दिया जाए। विक्रम के स्वर्गीय मामा रविंद्र कौशिक पाक में भारत के जासूस थे। इस फिल्म से 200 करोड़ रुपए कमाने की उम्मीद की जा रही थी। कैटरीना का कहना था कि सलमान के होने से लोग फिल्म में सिर्फ सलमान को ही देखेंगे। एक था टाइगर की कहानी का पाकिस्तान में विरोध हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एक था टाइगर में शहीद जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की जीवनी पर आधारित है। यशराज बैनर के साथ ही सलमान खान की पहली फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग डबलिन, इस्तांबुल और क्यूबा जैसी जगहों पर हुई थी। कैटरीना कैफ ने निर्देशक कबीर खान के साथ एक था टाइगर से पहले न्यूयॉर्क फिल्म की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह कैटरीना कैफ आइटम सॉन्ग भी कर रही थी। इस गाने के लिए कैट ने बोली डांस सीखा है। फिल्म का कैटरीना को लेकर बनाया गया पोस्टर जारी किया गया है जिस पर लिखा गया है कि वे एक ऐसी लड़की हैं जिसने टाइगर को पालतू बना रखा है। फिल्म के सितारे कहते हैं कि एक था टाइगर से आदित्य चोपड़ा के खाते में एक और सफल फिल्म का नाम जुड़ जाएगा। यह फिल्म पूर्णमास नक्षत्र में सिद्ध योग में रिलीज हो रही है जिससे फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक रिकॉर्ड बनेगा। आदित्य चोपड़ा का भयंक 9 है और इस वर्ष का भयंक 5 है जो कि आदित्य चोपड़ा के लिए लकी है। आदित्य का मूलांक 3 है जिसमें फिल्म मेकिंग के अलावा मार्केटिंग की कला भी आदित्य चोपड़ा बखूबी जानते हैं। अपनी इस योग्यता के कारण ही यह दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब होंगे। सलमान खान का भयानक 3 है और कैटरीना का भयंक 4 है। इन दोनों को भी यह वर्ष सपोर्ट कर रहा है लेकिन दोनों में सलमान के लिए वर्ष अधिक भाग्यशाली होगा। सलमान खान पूरी फिल्म में दर्शकों के दिल पर छाए रहेंगे। दर्शकों को कैटरीना की खूबसूरती और अदाएं पसंद आएंगी। बॉलीवुड में यह माना जा रहा था कि यह फिल्म आय के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस रोमांटिक थ्रिलर में सलमान एक सीक्रेट एजेंट के रूप में नजर आएंगे और उनकी प्रेमिका के रोल में कैटरीना कैफ नजर आएंगी। सीक्रेट एजेंट को कोड नेम टाइगर सलमान खान दिया गया है। उनका काम है ट्रिनिटी कॉलेज के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी जुटाना, उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना। टाइगर को यह काम भारतीय सरकार ने सौंपा है क्योंकि उस वैज्ञानिक पर शक है कि वह मिसाइल तकनीक से संबंधित जानकारियां पाकिस्तान को बेचने की फिराक में है। जोया यानी कैटरीना कैफ उस वैज्ञानिक की केयर टेकर हैं जिस पर हमारे सीक्रेट एजेंट का दिल आ जाता है। यह एजेंट अपने मिशन और प्यार को कैसे साथ में संभालता है यह फिल्म में दिखाया गया है। उसकी यह यात्रा डबलिन, इस्तांबुल, कजाकिस्तान, चिली सहित कई देशों में होती है। एक था टाइगर निर्देशक कबीर खान के निर्देशन में बन रही थी जिसमें नजर आए थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। यूं तो फिल्म से जुड़े सभी लोग इसे एक बिल्कुल नई कहानी मान रहे थे लेकिन इंटरनेट की इस दुनिया में कहाँ कुछ छुप पाता है और यही वजह है कि फिल्म से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ रहा था। माना जा रहा था कि एक था टाइगर की मूल कहानी रा के पूर्व एजेंट दिवंगत रविंद्र कौशिक की जिंदगी से जुड़ी है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है रविंद्र कौशिक। डिस्क्लेमर, यह कहानी तब फेसबुक पर बहुत ज्यादा शेयर हो रही थी और हम भी आपको उसी कहानी के अवगत करा रहे हैं। यह जानकारी विकिपीडिया पर अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात जासूसी की आती है तो यह सभी जानते हैं कि भारत की रा भी समय समय पर भारतीय गुप्तचरों को पाकिस्तान और अन्य देशों में भेजती है। ऐसे ही एक गुप्तचर यानी जासूस थे रविंद्र कौशिक।
रविंद्र कौशिक भारत की जासूसी संस्था रा के भूतपूर्व एजेंट थे। राजस्थान के श्री गंगानगर में पले बड़े रविंद्र ने 23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करने के बाद रा ज्वाइन की थी। उस समय देश के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। भारत पाकिस्तान और चीन के साथ एक लड़ाई लड़ चुका था और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी कर रहा था। जब भारतीय सेना को इसकी भनक लगी थी, उसने रा के जरिए रविंद्र कौशिक को भारतीय जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजा था। वहां जाकर रविंद्र कौशिक ने एक कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से वो कानून की पढ़ाई में एक बार फिर ग्रेजुएट हुए और उर्दू सीखी। इन सब के साथ रविंद्र पाकिस्तानी सेना में जासूसी के लिए भर्ती हो गए। पाकिस्तान को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि उनकी सेना में भारत का ही एक गुप्तचर छुपा हुआ है। रविंद्र ने 30 साल अपने घर से दूर रहकर देश की खातिर खतरनाक परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान सेना में बिताए थे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ कारगिल मोर्चा बहुत पहले खोलने वाला था, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपनी सूझबूझ से ऐसा होने नहीं दिया। भारतीय सेना को रविंद्र के जरिए रणनीति बनाने का पूरा मौका मिला और पाकिस्तान को राजस्थान की सीमा से घुसपैठ नहीं करने दी गई। माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भी रविंद्र कौशिक की मदद से भारतीय सेना ने पहलगाम में घुसपैठ कर चुके 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पर दुर्भाग्य से रविंद्र का राज पाकिस्तानी सेना के सामने खुल गया और उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर पाकिस्तान जेलों में सड़ने को भेज दिया गया। देश के लिए अपनी जान लगा देने वाले रविंद्र कौशिक को देश से कुछ भी नसीब नहीं हुआ। रविंद्र ने किसी तरह भागकर खुद को बचाने के लिए भारत सरकार से अपील की, पर सच्चाई सामने आने के बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत वापस लाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। अंत में उन्हें पाकिस्तान में ही पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तानी जेल में रविंद्र पर कई तरह के जुल्म हुई, लेकिन उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। इधर भारत सरकार ने भी उन्हें छुड़ाने की कोई खास कोशिश नहीं की। बाद में जेल में ही रविंद्र कौशिक की मौत हो गई। माना जा रहा था कि एक था टाइगर रविंद्र कौशिक के जीवन पर ही आधारित है। जब इस फिल्म का निर्माण हो रहा था तो भारत सरकार के भारी दखल के बाद इसकी स्क्रिप्ट में फेरबदल करके इसकी कहानी में बदलाव किया गया था। अब यह कहानी सच है या झूठ, यह तो निर्देशक कबीर खान ही जानते हैं। पर इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि भारत सरकार कई मौकों पर अपने जासूसों के पकड़े जाने पर उनसे पल्ला झाड़ लेती है, जो बिल्कुल अनैतिक है। भारतीय सेना के इस रहस्यमय और बेगाने शहीद को चाहे जिंदा रहते किसी ने न याद किया हो, पर उसकी मौत के बाद फिल्म के रूप में ही सही उनकी किसी को याद तो आई। सलमान खान अभिनीत फिल्म एक था टाइगर 2012 में देश में सबसे अधिक तलाशी गई ऑनलाइन फिल्म के रूप में उभरी थी, जबकि शहरों के लिए जानकारियों की तलाश में दिल्ली शीर्ष पर रहा था। सर्च इंजन गूगल के मुताबिक फिल्मों में एक था टाइगर के बाद राउडी राठौर और दूसरी सबसे अधिक तलाशी गई फिल्म रही वही जन्नत 2, हाउसफुल 2, राज 3 और जिस्म 2 क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे पायदान पर रही थी। शहरों में दिल्ली के बाद मुंबई, चेन्नई और पुणे सबसे अधिक तलाशे गए शहरों में शुमार रहे। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे को खोला जाना स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक तलाशी जाने वाली घटना रही। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित फ्रीडम पार्क में ITI बम्बई और मीनाक्षी अम्मा मंदिर को लोगों ने गूगल की वेबसाइट पर सबसे अधिक तलाशा था। दोस्तों, मैं टाइगर जिंदा है मूवी को यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे हमें यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइगर जिंदा है रिलीज होते वक्त कितनी इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं। दोस्तों, टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 को रिलीज भारतीय अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म है। यह 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर का दूसरा भाग है और टाइगर की दूसरी फिल्म श्रृंखला है। यह फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों की जोड़ी नजर आई थी। दोस्तों, इसके निर्देशक थे अली अब्बास जफर और इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। दोस्तों, इसमें गाने दिए थे प्रीतम ने और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो था विशाल शेखर का। दोस्तों, इसके संवादक थे आरती बाज और ये मूवी थी 145 मिनट की। ये हिंदी भाषा में थी, भारत में रिलीज हुई थी और इस मूवी की लागत थी 210 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके विवादों के बारे में। टाइगर जिंदा है अपनी रिहाई पर विवाद में था और वाल्मीकि समुदाय से विरोध का सामना करना पड़ा,
जब सलमान खान ने एक जातिवादी स्लर बनाया था, जहां उन्होंने एक नृत्य कार्यक्रम में एक स्वच्छता कार्यकर्ता या भंगी के साथ अपने नृत्य कौशल की तुलना की। शिल्पा शेट्टी उनके साथ हंसे और कहा कि वह भी एक की तरह देखा। वाल्मीकि दलित समुदायों ने एक समूह से बना है, जिसमें से कुछ भंगी, मेहतर, चुहार और बाल बेगी और हलल कहोर हैं। वाल्मीकि समुदाय ने अपनी जातिगत टिप्पणी को चोट पहुंचाने के लिए दोनों कलाकारों के खिलाफ एक कानूनी मामला दायर किया। मनसे में भी मुंबई मल्टीप्लेक्सों को टाइगर जिंदा है की बजाय मराठी फिल्म देवा को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के नेताओं ने देवा और एक अतरंगी जैसे मराठी फिल्म पर स्क्रीन के नुकसान के बारे में मुद्दे उठाए थे, जो TGHH के साथ जारी हो रहे थे। चलिए बात करते हैं रिसेप्शन की। समाचार 2018 में राजीव मसंद ने 3 सितारों को यह पुरस्कार दिया, जिसमें कहा गया था कि सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों ही बराबर भाग शूट, संतता और इस्कलमत के साथ मजाक देते हैं। चलिए बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। टाइगर जिंदा है ने भारत में एक नया गैर छुट्टी का रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उसने एक दिन में 34 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन में यह 35.30 करोड़ रुपए का शुद्ध इकट्ठा हुआ। फिल्म में अपने तीसरे दिन बाहुबली 2 द कंक्लूजन रेट 45.53 करोड़ रुपए के नेट ग्रॉस के साथ और हिंदी फिल्म उद्योग के लिए सबसे अधिक बार का दूसरा सबसे उच्चतम दिन दर्ज किया। 1.14 बिलियन से अधिक के 3 दिन के कुल सकल संग्रह के साथ टाइगर जिंदा है कि सभी समय का दूसरा सबसे ऊंचा सप्ताहांक बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद और बाहुबली फिल्म उद्योग में सभी समय के उच्चतम प्रारंभिक सप्ताहांक था। टाइगर जिंदा है ने भारत में पहले 4 दिनों में 154 करोड़ रुपए की कमाई की थी। टाइगर जिंदा है क्योंकि यह 2 दिनों में $2 मिलियन कमाता है। US कनाडा में एक दिन में 450,000, ब्रिटेन में 150 यूरो की स्वीकृत इस फिल्म ने विदेशों में अपने शुरुआती सप्ताहांक में $7 मिलियन कमाए थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा में $2 बिलियन शामिल थे। इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांक में दुनिया भर से 190 करोड़ रुपए कमाए। 25 दिसंबर 2017 तक इस फिल्म ने दुनिया भर में 256 करोड़ US $40 की कमाई की थी, जिसमें भारत ने रेट 170.75 करोड़ US 31 मिलियन और 58.3 करोड़ 9.1 अमेरिकी डॉलर विदेश से कमाए थे। चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। विशाल डडलानी और नेहा भसीन द्वारा रचित स्वैग से स्वागत नामक ये 24 घंटों के भीतर यूट्यूब में सबसे ज्यादा बार देखा गया वीडियो सॉन्ग बन चुका था। फिल्म का गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत इतना हिट हुआ था कि अरबी भाषा में इस गाने को रिलीज किया गया। यश राज फिल्म ने स्वैग से स्वागत गाने का अरबिक भाषा में भी रिलीज किया था। इस गाने को रबी बदौर ब्रिगेड यागी ने बनाया था। बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हो चुकी थी। इस बार टाइगर मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि देश के लिए लड़ते नजर आए थे। फिल्म में टाइगर 40 नर्स और 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी को आतंकवादियों से बचाता नजर आता है, जो इराक में फंसी हुई हैं। फिल्म टाइगर जिंदा है की कहानी एक असली घटना से प्रेरित है। बता दें 2014 में इराक के सुन्नी आतंकी संगठन ISIS ने 46 नर्स को बंधक बना लिया था, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर वापस भारत लाया गया था। आइए जानते हैं क्या यह कहानी जो बिल्कुल फिल्म की कहानी से मेल खाती नजर आती है या नहीं। फिल्म में टाइगर ने बचाई 40 नर्स, लेकिन रियल में कितनी थी। फिल्म में बताया कि टाइगर यानी सलमान खान 40 नर्स की जान आतंकियों से बचाता है, जिसमें 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्स हैं। लेकिन असली कहानी में 46 नर्स हैं, जो भारत के केरल की हैं। किसी भी दूसरे देश के नर्स शामिल नहीं हैं। सरकार ने चलाया था ऑपरेशन। फिल्म में बताया गया है कि रॉ एजेंट टाइगर नर्स को बचाने के लिए इराक जाते हैं और आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। अकेले दम पर वो नर्स की जान बचाते हैं, लेकिन असली कहानी में पिक्चर बिल्कुल अलग है। ये सरकार का ऑपरेशन था और इसमें किसी भी मारधाड़ की खबर नहीं आई थी। इराक सरकार ने साथ मिलकर मोदी सरकार नर्स को भारत लाने में कामयाब हो पाई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समय समय पर लोगों को इस बात की जानकारी भी दी थी। सरकार लगातार नर्सों के संपर्क में थी। नहीं था पाकिस्तान का कोई रोल।
फिल्म में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्स को बचाया गया है, लेकिन असली स्टोरी में सरकार 46 भारतीय नर्स को बचाती है, जिसमें कोई भी किसी दूसरे देश की नर्स नहीं थी। यही नहीं, एयर इंडिया के विशेष विमान से 46 नर्स के साथ 183 यात्रियों को भी लेकर आया गया था। एक था टाइगर का सीक्वल टाइगर जिंदा है, 5 साल बाद आया था। टाइगर जिंदा है कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई थी। इराक से सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISC ने 25 भारतीय नर्सों को पकड़ लिया था। उनसे छुड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। ऐसे में याद आती है टाइगर की, जो कि एक इंडियन एजेंट है। वह बेहद चालाक, खतरनाक और दुश्मनों से आगे की सोचता है। टाइगर को नर्सों को छुड़ाने का मिशन सौंप दिया जाता है। इराक में टाइगर के इस मिशन में साथ होती हैं पाकिस्तानी जासूस जोया। दोनों मिलकर अपने मिशन को सफल बनाने में जुट जाते हैं। फिल्म में कई इंटरनेशनल लोकेशन पर फिल्माया गया है। फिल्म में थ्रिल, रोमांस, मनोरंजन और हैरत अंगेज एक्शन है। टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में हर वो बात है जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में होनी चाहिए। डिटेल में जाने से पहले हम ये बता दें कि टाइगर जिंदा है के ट्रेलर में इमोशन है, ड्रामा है, एक्शन है, कटरीना का ग्लैमर है, भव्य लोकेशंस है और सलमान खान है। टाइगर जिंदा है ट्रेलर के शुरू होते ही पहला डायलॉग ही फिल्म का मिजाज बयां कर देता है। इराक का शहर दिखाते हुए बैकग्राउंड में आवाज आती है, जब से दुनिया बनी है हर कोने में सिर्फ एक ही जंग हुई है, सही और गलत की। रोशनी के अंधेरे की और फिर बेहद जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर के साथ आतंकवाद की खौफनाक शक्ल, किस तरह से आतंकवादी मासूम लोगों को मौत का शिकार बना रहे हैं। IS नाम के आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन ने 25 भारतीय नर्सों को किडनैप कर लिया है। फिर सवाल उठता है उन्हें बचाएगा कौन, और जवाब आता है टाइगर। फिर है सलमान खान की डैशिंग एंट्री। बर्फ की लोकेशन में स्कीइंग में छलांग लगाते सलमान खान, दुश्मनों को नेस्त नाबूद करते सलमान खान और एक्शन के दौर उन्हीं की आवाज में डायलॉग आता है, शिकार तो सब करते हैं लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। टाइगर जिंदा है फिल्म की एक झलक। दरअसल इस फिल्म की कहानी इराक में 46 नर्सों के ISIS द्वारा अपहरण कर लिए जाने की घटना से जुड़ी है। यह घटना इराक में सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिकरीत की है, जहां के एक अस्पताल में ये नर्सें काम करती थी। जब IS ने इस शहर पर कब्जा किया तो इन नर्सों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। जून 2014 में जब यह खबर दुनिया के सामने आई थी तो हंगामा मच गया था। बेहद नाटकीय ढंग से उन नर्सों को सकुशल बचाया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाद में विस्तार से जानकारी दी थी कि किस तरह इन नर्सों को अपनी ढंग से 2 बसों में बैठाकर एक अज्ञात जगह ले जाया गया था। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है एक ऐसे समय में आ रही थी जब भारत सरकार इराक से मोसुल शहर में लापता हुए 39 भारतीय मजदूरों की तलाश में अभियान चल रही है। इसी घटना भी उसी दौरान हुई थी जब इराक में नर्सों को बंधक बना लिया गया था। फिल्म में घुड़सवारी करते सलमान का अंदाज देखने लायक है। जब वो मरते हैं तो महसूस होता है कि दुश्मनों के चोट लग रही है। जो दिन में सलमान खान किस तरह से भारतीय नर्सों को बचाएंगे इसके इर्द गिर्द रचा गया है। पूरा ड्रामा और उनका साथ निभाएंगी खूबसूरत कैटरीना। एक था टाइगर की इस तरह इस फिल्म में भी कैटरीना एक पाकिस्तानी जासूस की भूमिका में है, जो बंदूक थामकर अपने टाइगर की मदद करते हैं। कैटरीना बेहद हसीन लग रही हैं। इस ट्रेलर में उनकी वजह से एक्शन और रोमांस का सही कॉम्बिनेशन दिख रहा था। आतंकवाद बहुत संजीद विषय पर है जिस पर आज सबकी नजर है और इसी बात को फिल्म के नजरिए कहना आसान नहीं है, खासकर जब इसे कमर्शियल तरीके से दिखाया जाए। लेकिन निर्देशक अली अब्बास जफर इस ट्रेलर में कामयाबी हासिल करते हैं, फिल्म देखने के प्रति उत्सुकता पैदा करते हैं और आखिरकार अली अब्बास जफर और सलमान खान की जोड़ी सुल्तान जैसी सुपरहिट फिल्म पहले ही दे चुकी है, जो उस बात का फायदा भी इस टीम को मिलेगा। निर्देशक कबीर खान की फिल्म एक था टाइगर भी सुपरहिट थी। ऐसे में सलमान और निर्देशक अली अब्बास जफर के लिए चैलेंज यह भी था कि वो उन दिनों उन उम्मीदों पर सिर्फ खरे ही न उतरे बल्कि एक लेवल और ऊपर जाए, जो हुआ भी है। यशराज और बैनर की फिल्म टाइगर जिंदा है का ट्रेलर एक बड़ी हिट की तरफ इशारा कर रहा था। देशभक्ति और सलमान का अंदाज इस ट्रेलर को दिलचस्प बनाते हैं। यह सलमान के लिए भी जरूरी था क्योंकि उनकी पिछली फिल्म ट्यूब लॉट बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा नहीं दिखा पाई थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। टाइगर जिंदा है के ट्रेलर का आखिरी डायलॉग जब सलमान बोलते हैं
उस्मान अगर तुझ में दम है तो मुझे रोक के दिखा। इसके बाद सलमान के फैंस को तालियां और सीटी बजाने से कोई रोक नहीं पाता है। अब जब लंबे अरसे बाद टाइगर की एक बार फिर वापसी हुई तो सलमान के फैंस भी अपने चहेते टाइगर का वेलकम करने को बेताब थे। रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर नया रिकॉर्ड कायम किया था, तो अब फिल्म ने रिलीज से पहले सिनेमाघरों में 30 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। इस फिल्म के डायरेक्टर बेशक बदले गए हों, लेकिन कहानी और किरदारों को पेश करने का अंदाज पिछली फिल्म से काफी हद तक मिलता है। पिछली फिल्म की कहानी अपने वतन से शुरू हुई तो इस बार आतंकवाद की आग में बरसों से झुलसते सीरिया की जमी से शुरू होती है। सलमान की यह फिल्म देखकर तज्जुब होता है कि पाकिस्तान में फिल्म को क्यों रोका गया, जबकि फिल्म में कुछ ऐसा भी नहीं है जो पाकिस्तान के जरा भी विरुद्ध हो। अलबत्ता पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पाक खुफिया एजेंसी ISI और रा का एक साथ एक मिशन पर निकाला और कामयाब होना सिनेमा के पर्दे पर देखना अच्छा लगता है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते बेहतरीन एक्शन सीन, ऑस्ट्रिया और मोरक्को की गजब की खूबसूरत लोकेशंस के साथ और धूम के बाद कैटरीना के जबरदस्त स्टंट और एक्शन सीन फिल्म का प्लस पॉइंट है। तो वही इंटरवल के बाद फिल्म को बेवजह खींचा जाना, चंद मिनट बाद पर्दे पर बंदूक से लगातार निकलती गोलियों की आवाज आपको कई बार टेंशन का आभास करा सकती है। लेकिन सलमान का स्टाइल और उनका नया कुछ बदला हुआ अंदाज आपको पसंद आ सकता है। स्टोरी प्लॉट। अविनाश सिंह राठौर यानी सलमान खान अब करीब 8 साल के एक सुंदर से जूनियर टाइगर का पापा बन चुका है। अपनी खूबसूरत वाइफ जोया यानी कैटरीना कैफ और बेटे के साथ टाइगर ऑस्ट्रिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच शांति से अपनी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन एक पल भी टाइगर ना तो अपने वतन और ना ही रा को भूल पाया है। यही वजह है कि टाइगर अपनी मौजूदगी का संकेत नई दिल्ली में बैठे अपने बास शिवाय सरेनी गिरीश कर्नाड को भेजता रहता है। इसी बीच सीरिया के कई कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन IS का मुखिया उस्मान यानी साजिद एक के बाद एक कई शहरों पर अपना कब्जा करने और इन्हें बर्बाद करने में लगा है, जो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और यहाँ दहशत फैलाने का बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं करने में लगा है। अमेरिकी जर्नलिस्ट को मौत के घाट उतारने के बाद भी उस्मान की कैद में कोई अमेरिकी है। ऐसे में अमेरिका उस्मान के बोस कैंप को तबाह करने और उस्मान सहित दूसरे आतंकवादियों को मारने के लिए 7 दिन बाद अटैक करने का प्लान बनाता है। उस्मान के इसी अड्डे में भारत और पाकिस्तान की करीब 46 से ज्यादा नर्स भी हैं, जो उस्मान और उसके साथ बगदादी के कब्जे में हैं। अब इन भारतीय नर्सों को भारत वापस लाने का मिशन रा प्रमुख सिनाई टाइगर को सौंपते हैं। टाइगर अपनी टीम में अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ जाता है तो वही कभी पाक खुफिया एजेंसी की खास एजेंट रही जोया खान भी IS और उस्मान की गिरफ्त से पाकिस्तानी नर्सों को बचाने के मिशन पर सीरिया पहुंचते हैं। टाइगर के साथ रा की टीम और जोया के साथ ISI के 2 लोग भी यहाँ इन सब की मदद करने में लग जाते हैं। करीब 25 साल से ऑयल रिफाइनरी के लिए मजदूरों को लाने का काम करता है, लेकिन असल में वह भी रा का एजेंट है। जोया और टाइगर के इस मिशन का अंजाम क्या होता है, यह देखने के लिए आपको टाइगर से मिलना होगा। पूरी फिल्म सलमान के कंधों पर टिकी है। लंबे अरसे बाद सलमान को इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते देख उनके फैंस जरूर खुश हुए थे। फिल्म के क्लाइमेक्स में सलमान का शर्ट उतारकर हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टार की तरह भारी भरकम बंदूक और स्टेट गन को चलाना सिंगल स्क्रीन पर जादू चला सकता था। जोया के रोल में कैटरीना का जवाब नहीं था। उन पर फिल्माए कुछ एक्शन सीन काफी अच्छे थे। यकीनन ऐसे खतरनाक स्टंट सीन के लिए भी कैटरीना ने काफी मेहनत की थी। अन्य कलाकारों में राकेश के रोल में कुमुद मिश्रा और आतंकी सरगन उस्मान के रोल में साजिद ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। राचेब के रोल में गिरीश कर्नाड काफी जमे थे। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की स्क्रिप्ट पर अच्छी पकड़ थी। फिल्म की गति जोरदार थी, जो आपको एक पल भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका नहीं देती है। इंटरवल के बाद न जाने क्यों फिल्म के क्लाइमेक्स को खींचा गया है। करीब 3.25 घंटे की फिल्म में एक्शन की भरमार फैमिली क्लास को शायद न जमे। फिल्म का म्यूजिक रिलीज से पहले ही हिट हो चुका था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत का फिल्मांकन गजब का था। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखे।
सलमान और कैटरीना की दमदार केमिस्ट्री और हैरत अंगेज स्टंट एक्शन सीन के साथ फिल्म में एक अच्छा मैसेज भी है। अगर आप सलमान के फैन हैं तो 100% यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। वही अगर आप पहली फिल्म से इसकी तुलना करेंगे या कोई नया सोचकर इसे देखेंगे तो शायद अपसेट हो सकते हैं। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि टाइगर के एक बार फिर वापस आने की उम्मीद है। 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर का दूसरा भाग है और टाइगर की दूसरी फिल्म श्रृंखला है। यह फिल्म 22 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म में एक बार फिर सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों की जोड़ी नजर आई थी। दोस्तों, इसके निर्देशक थे अली अब्बास जफर और इसके निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। दोस्तों, इसमें गाने दिए थे प्रीतम ने और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो था विशाल शेखर का। दोस्तों, इसके संवादक थे आरती बाज और ये मूवी थी 145 मिनट की। ये हिंदी भाषा में थी, भारत में रिलीज हुई थी और इस मूवी की लागत थी 210 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इसके विवादों के बारे में। टाइगर जिंदा है अपनी रिहाई पर विवाद में था और वाल्मीकि समुदाय से विरोध का सामना करना पड़ा जब सलमान खान ने एक जातिवादी स्लर बनाया था, जहां उन्होंने एक नृत्य कार्यक्रम में एक स्वच्छता कार्यकर्ता या भंगी के साथ अपने नृत्य कौशल की तुलना की। शिल्पा शेट्टी उसके साथ हंसे और कहा कि वह भी उनके साथ हंसे और कहा कि वह भी एक की तरह देखा। वाल्मीकि दलित समुदायों ने एक समूह से बना है जिसमें से कुछ भंगी, मेहतर, चुहार और बाल बेगी और हलल कहोर हैं। वाल्मीकि समुदाय ने अपनी जातिगत टिप्पणी को चोट पहुंचाने के लिए दोनों कलाकारों के खिलाफ एक कानूनी मामला दायर किया। मनसे में भी मुंबई मल्टीप्लेक्सों को टाइगर जिंदा है की बजाय मराठी फिल्म देवा को बढ़ावा देने के लिए आग्रह किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के नेताओं ने देवा और एक अतरंगी जैसे मराठी फिल्म पर स्क्रीन के नुकसान के बारे में मुद्दे उठाए थे जो TGHH के साथ जारी हो रहे थे। चलिए बात करते हैं रिसेप्शन की। समाचार 2018 में राजीव मसंद ने 3 सितारों को यह पुरस्कार दिया, जिसमें कहा था कि फिल्म में अपने तीसरे दिन बाहुबली 2 द कंक्लूजन रेट 45.53 करोड़ रुपए के नेट ग्रॉस के साथ और हिंदी फिल्म उद्योग के लिए सबसे अधिक बार का दूसरा सबसे उच्चतम दिन दर्ज किया। 1.14 बिलियन से अधिक के 3 दिन के कुल सकल संग्रह के साथ टाइगर जिंदा है कि सभी समय का दूसरा सबसे ऊंचा सप्ताहांक बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद और बाहुबली फिल्म उद्योग में सभी समय के उच्चतम प्रारंभिक सप्ताहांक था। टाइगर जिंदा है ने भारत में पहले 4 दिनों में 154 करोड़ रुपए की कमाई की थी। टाइगर जिंदा है क्योंकि यह 2 दिनों में $2 मिलियन कमाता है। US कनाडा में एक दिन में 450,000, ब्रिटेन में 150 यूरो की स्वीकृत। इस फिल्म ने विदेशों में अपने शुरुआती सप्ताहांत में $7 मिलियन कमाए थे, जिसमें अमेरिका कनाडा में $2 बिलियन शामिल थे। इस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर से 190 करोड़ रुपए कमाए। 25 दिसंबर 2017 तक इस फिल्म ने दुनिया भर में 256 करोड़ US $40 की कमाई की थी, जिसमें भारत ने रेट 170.75 करोड़ US 31 मिलियन और 58.3 करोड़ 9.1 अमेरिकी डॉलर विदेश से कमाए थे। चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। विशाल डडलानी और नेहा भसीन द्वारा रचित स्वैग से स्वागत नामक ये 24 घंटों के भीतर यूट्यूब में सबसे ज्यादा बार देखा गया वीडियो सॉन्ग बन चुका था। फिल्म का गाना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत इतना हिट हुआ था कि अरबी भाषा में इस गाने को रिलीज किया गया। फिल्म में टाइगर 40 नर्स और 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी को आतंकवादियों से बचाता नजर आता है जो इराक में फंसी हुई है। फिल्म टाइगर जिंदा है की कहानी एक असली घटना से प्रेरित है। बता दें 2014 में इराक के सुन्नी आतंकी संगठन ISIS ने 46 नर्स को बंधक बना लिया था, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर वापस भारत लाया गया था। आइए जानते हैं क्या यह कहानी जो बिल्कुल फिल्म की कहानी से मेल खाती नजर आती है या नहीं। फिल्म में टाइगर ने बचाई 40 नर्स, लेकिन रियल में कितनी थी। फिल्म में बताया कि टाइगर यानी सलमान खान 40 नर्स की जान आतंकियों से बचाता है, जिसमें 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्स हैं, लेकिन असली कहानी में 46 नर्स हैं जो भारत के केरल की हैं। किसी भी दूसरे देश की नर्स शामिल नहीं हैं। फिल्म में बताया गया है कि रॉ एजेंट टाइगर नर्स को बचाने के लिए इराक जाते हैं और आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। अकेले दम पर वो नर्स की जान बचाते हैं, लेकिन असली कहानी में पिक्चर बिल्कुल अलग है।
यह सरकार का ऑपरेशन था और इसमें किसी भी मारधाड़ की खबर नहीं आई थी। इराक सरकार ने साथ मिलकर मोदी सरकार नर्स को भारत लाने में कामयाब हो पाई थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने समय समय पर लोगों को इस बात की जानकारी भी दी थी। सरकार लगातार नर्सों के संपर्क में थी। नहीं था पाकिस्तान का कोई रोल। फिल्म में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्स को बचाया गया है, लेकिन असली स्टोरी में सरकार 46 भारतीय नर्स को बचाती है, जिसमें कोई भी किसी दूसरे देश की नर्स नहीं थी। यही नहीं, एयर इंडिया के विशेष विमान ने जंग मूवी में मिथुन और अजय देवगन भाई भाई हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण न्याय की रक्षा के लिए पुलिस अधिकारी मिथुन को अपने भाई के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। फिल्म का तीसरा कोड आदित्य पंचोली द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिकाएं हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। अर्जुन सक्सेना की भूमिका पहले संजय दत्त को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। फिर निर्माताओं ने अनिल कपूर से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी उनके चरित्र की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मना कर दिया। अजय सक्सेना की भूमिका पहले चक्की पांडे को दी गई थी, फिर अक्षय कुमार को, लेकिन दोनों अभिनेताओं ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया। और अक्षय कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी भूमिका का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो निर्माताओं ने उस भूमिका को निभाने के लिए अजय देवगन को कास्ट कर लिया, लेकिन अर्जुन सक्सेना की भूमिका अभी भी खाली थी। कई बार मना करने के बाद निर्माताओं ने अमिताभ बच्चन को मना लिया, लेकिन खराब स्क्रिप्ट के कारण उन्होंने खुद को वापस ले लिया। फिर उन्होंने सुनील शेट्टी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी व्यस्त कार्यक्रम के कारण परियोजना छोड़ दी और उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस रोल के लिए मेकर्स ने मिथुन चक्रवर्ती को अप्रोच किया और उन्होंने यह कहकर इस रोल को स्वीकार कर लिया कि वह इस तरह के किरदारों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। संगीत नदीम सरोड़े ने दिया था और गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। दीवाना दीवाना मुथु, जो कि 1995 में फिल्म आई थी, के थिलाना थिलाना पर आधारित है। इस मूवी को डायरेक्ट किया था टी रामा राव ने और इसे प्रोड्यूस किया था राजीव कुमार ने। स्क्रीन प्ले इसका किया गया था संतोष सूरज के द्वारा। इसमें अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, अजय देवगन, वानी विश्वनाथ, टीनू आनंद और सुजात मेहता। म्यूजिक इसमें दिया गया था नदीम सरवन के द्वारा। सिनेमाटोग्राफी थी जियान बिसेंट के द्वारा और एडिट की गई थी गौतम राजू के द्वारा। प्रोडक्शन कंपनी थी ए सप्तऋषि फिल्म। रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 1996 को। ये मूवी थी 125 मिनट की हिंदी भाषा में और इसका बजट था 4 करोड़ रुपए। अजय देवगन का घरेलू नाम राजू है और उनके पास B.Com की डिग्री है। अजय जब फिल्मों में आए तो उनकी शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ा गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अजय को डार्क हॉर्स कहा और बिग बी की कसौटी पर अजय खरे उतरे। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे यश चोपड़ा की लम्हे के सामने रिलीज हुई थी। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे सितारे थे, लेकिन अजय की फिल्म ने न केवल लम्हे से जमकर टक्कर ली बल्कि सफल भी हुई थी। अजय देवगन का असली नाम विशाल है। कॉलेज में दोस्तों के बीच 3 गैंग बड़ी प्रसिद्ध थी। दारा सिंह के बेटे बिंदु की बिंदु गैंग, धर्मपुत्र बॉबी देओल की बॉबी गैंग और अजय देवगन की विशाल गैंग। अजय देवगन को लंबे इंटरव्यू देना पसंद नहीं है। फिल्म में यदि अजय को नाच गाने के लिए कहा जाए तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अजय का पूरा परिवार देवी दुर्गा का उपासक है और वे हर वर्ष चादर चढ़ाने अजमेर की दरगाह शरीफ भी जाते हैं। अजय की मां उनके खतरनाक स्टंट सीन करने पर पाबंदी लगा रखी है और अजय ने मां से वादा किया है कि वे कभी ऐसा नहीं करेंगे। वह स्टंट सीन पूरी सावधानी के साथ करते हैं। फूल और कांटे के बाद अजय देवगन ने प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, बेदर्दी, कानून जैसी फिल्में की, जिसमें उन्हें सिर्फ मारपीट के दृश्य करने होते थे, इसलिए बतौर अभिनेता उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वक्त को भांपते हुए अजय ने यूटर्न लिया और महेश भट्ट की फिल्म जख्म की, जिसके बाद उन्हें बेहतरीन अभिनेता माना जाने लगा और बाद में अजय ने कॉमेडी फिल्में भी की। करण अर्जुन में पहले शाहरुख और अजय देवगन को चुना गया था, लेकिन दोनों को दूसरे के रोल ज्यादा पसंद थे। कोई हल नहीं निकला तो अजय देवगन ने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह सलमान खान ने ले ली। तब से शाहरुख और अजय के बीच संबंध समान नहीं है। हालांकि अजय का कहना है कि शाहरुख से उनसे कोई समस्या नहीं है। उनकी पत्नी काजोल ने शादी के बाद भी शाहरुख के साथ काम किया और अपने प्रिय निर्देशक रोहित शेट्टी को भी अजय ने शाहरुख के साथ फिल्म करने दी। कुछ वर्ष पहले शाहरुख की जब तक है जान और अजय देवगन की सन ऑफ सरदार एक ही दिन रिलीज हुई थी। कॉलेज में अजय अक्सर अपने दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर एक साथ सवारी करते थे। उनका यही रियल लाइफ सीन फिल्म फूल और कांटे में फिल्माया गया। बाद में वे 2 कारों और 2 घोड़ों पर भी एक साथ सवारी करते नजर आए थे।
अजय को फिल्मी पार्टियां पसंद नहीं हैं और वे बॉलीवुड की किसी भी पार्टी में नजर नहीं आते हैं। काम खत्म होते हुए घर जाकर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इश्क प्यार तो होना ही था, हलचल, गुंडाराज जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अजय काजोल निकट आए। अजय अंतर्मुखी हैं तो काजोल बहिर्मुखी। संभव है दोनों का यही मिजाज उन्हें निकट लाया होगा। दिलीप कुमार के साथ फिल्म करने की अजय की ख्वाहिश है। उन्होंने दिलीप साहब के साथ असर द इम्पैक्ट नामक फिल्म की योजना भी बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश यह फिल्म शुरू नहीं हो सकी, जिसका अजय को आज भी अफसोस है। अजय देवगन ने बाल कलाकार के रूप में प्यारी बहना, जो कि 1985 में आई थी, में अभिनय किया है। अजय देवगन ने यूमी और हम, जो कि 2008 में आई थी, और सिवाय, जो कि 2016 में आई थी, डायरेक्ट की है। 100 करोड़ क्लब में बतौर हीरो अजय देवगन की कई फिल्में शामिल हैं। बच्चों से अजय देवगन को विशेष लगाव है। उन्हें ध्यान में रखकर उन्होंने राजू चाचा, जो कि 2000 में आई थी, और टूनपुर का सुपर हीरो, जो कि 2010 में आई थी, फिल्में बनाई, लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। प्रकाश झा, राजकुमार संतोषी और रोहित शेट्टी के अजय प्रिय कलाकार हैं और उनके साथ उन्होंने कई फिल्में भी की हैं। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त और सलमान खान को अजय देवगन अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। जख्म 1998 और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। राजकुमार संतोषी की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में भगत सिंह का रोल करने के पहले अजय ने अपना वजन कम किया था और भगत सिंह के बारे में कई किताबें पढ़ी थी और उनका अजय पर गहरा असर हुआ था। फराह खान ने एक टीवी शो में अजय देवगन को ओवर रेटेड एक्टर कहा था। बाद में उनके भाई साजिद खान ने ही अजय को लेकर हिम्मत वाला फिल्म बनाई थी। हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध अभिनेताओं में से अजय देवगन का नाम भी शामिल है। उन्होंने हिंदी सिनेमा के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ सुपरहिट फिल्में करके पूरी दुनिया के लोगों के दिलों पर राज किया है। आज हम इन्हीं की लोकप्रियता अभिनेता के बारे में जानेंगे। अजय देवगन एक भारतीय फिल्म अभिनेता, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और अब तक वे 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने बहुत से अवार्ड जीते हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी शामिल हैं। 2016 में उन्हें भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया था। अजय देवगन ने 1991 की फिल्म फूल और कांटे से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद वे लगातार जिगर, जो कि 1992 में आई थी, दिलवाले, जो कि 1994 में आई थी, और सुहाग, जो कि 1994 में आई थी, नाजायज 1995, दिल जले 1996 और इश्क 1997 जैसी सफल और सुपरहिट फिल्में करते गए। 1998 में उन्हें महेश भट्ट की नाटकीय फिल्म जख्म की 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की नाटकीय फिल्म जख्म की, जिसमें उनके अभिनय की काफी सराहना की गई थी और इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला था। 1999 में ऐश्वर्या राय और सलमान खान के साथ उनकी एक सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम के लिए वे काफी चर्चा में रहे। इस फिल्म में उन्होंने वरराज नाम का किरदार निभाया, जो अपने प्यार से अपनी पत्नी को लुभाने की कोशिश करता है। साल 2000 से पहले उन्होंने राम गोपाल वर्मा की मुंबई अंडरवर्ल्ड कंपनी पर आधारित फिल्म में एक आलोचनात्मक प्रशंसनात्मक अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक गैंगस्टर की भूमिका अदा की थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिस्ट अवार्ड भी मिला था। इसी साल उन्होंने एक और प्रशंसनात्मक अभिनय का प्रदर्शन दीवानगी फिल्म में किया था। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट विलन का अवार्ड दिया गया था। 2003 में राजकुमार संतोषी की भगत सिंह पर आधारित फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में उनके अभिनय के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का दूसरा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला था। उन्होंने अब तक अपने फिल्मी करियर में कई सफल फिल्में दी हैं, जिनमें मुख्य रूप से रेनकोट, जो कि 2004 में आई थी, गंगाजल 2004, युवा 2004, अपहरण 2005, ओमकारा 2006, करीना कपूर के साथ गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो कि 2006 में आई थी, गोलमाल रिटर्न्स 2008, ऑल द बेस्ट फन बिगिंस 2009, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई 2010, गोलमाल 3 2010, राजनीति 2010, सिंघम 2011, बोल बच्चन 2012, सोनाक्षी सिन्हा के साथ सन ऑफ द सरदार 2012, सिंघम रिटर्न 2014 और दृश्यम 2015 शामिल है। अब तक वे 100 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं और इस तरह से उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड का बेहतरीन और सबसे सफल अभिनेता भी साबित किया है। इसके साथ साथ अजय की प्रोडक्शन कंपनी अजय फिल्म्स भी है, जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2000 में की थी।
2008 में उन्होंने अपनी फिल्म यूमी और हम से अपने डायरेक्टर के करियर में पर्दाफाश किया था। अजय देवगन का जन्म दिल्ली के पंजाबी परिवार में 2 अप्रैल 1969 को हुआ था और असल में उनका जन्म नाम विशाल बीरू देवगन है। उनके परिवार का पहले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से अच्छा संबंध था। देवगन के पिताजी बीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म डायरेक्टर और उनकी मां बीड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। देवगन ने मीठाबाई कॉलेज और जुहू के सिल्वर बीच हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। 1995 में देवगन और उनकी पत्नी काजोल फिल्म गुंडा राज के बाद आपसी रिश्ते में दिखाई दिए। इस समय मीडिया उन्हें एन की पेयर कहता था क्योंकि उन दोनों के रंग में काफी फर्क था। 24 फरवरी 1999 को दोनों पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रीति रिवाजों से देवगन के ही घर में विवाह बंधन में बंधे। इनके 2 बच्चे भी हैं। अगस्त 2009 में अजय ने अपने सरनेम देवगन को देवगन में परिवर्तित किया था। तब्बू ने एक इंटरव्यू में कहा, जब ये युवा थे तो अजय देवगन और उनके कजन पर गहरी नजर रखते थे। मुझसे कोई लड़का बातचीत करता दिखता तो मारने की धमकी देते थे। अगर मैं सिंगल हूं तो उनकी बदमाशी जिम्मेदार है। अजय देवगन तब्बू के पड़ोसी रहे हैं। तब्बू ने कहा, अजय देवगन को इसके लिए पछतावा होना चाहिए। मैंने अजय देवगन को कहा कि वह मेरी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढे। तब्बू और अजय देवगन रोहित शेट्टी की अगली फिल्म गोलमाल 4 में काम किए थे। पिछले कुछ सालों में तब्बू ने हैदर, दृश्यम और फितूर जैसा अभिनय किया है। उनकी खूब तारीफ हो रही थी। अब तब्बू कॉमेडी में भी हाथ आजमा रहे थे। अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कॉलेज के दिनों में वे काफी कूल थे। वो मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें स्टंट करने का बड़ा शौक था, लेकिन फिल्मों के आने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वे कॉलेज अपनी खुली जीप या फिर बाइक से जाया करते थे। अजय देवगन बताते हैं कि कॉलेज में कुछ लोग उन्हें गुंडा भी कहते थे। हालांकि वे कहते हैं कि उन्होंने कभी गुंडागर्दी नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि कॉलेज के दिनों में अजय देवगन 2 बार लॉकअप में भी बंद हुए हैं। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मैं सलाखों के पीछे भी जा चुका हूँ। अजय देवगन की उम्र 8-9 साल की थी तभी से वे अपने पिता एक्शन डायरेक्टर बीरू देवगन के साथ फिल्म एडिटिंग में हिस्सा लेने लगे थे। वे सेट पर जाते थे। पिता बीरू देवगन चाहते थे कि वे एक्शन में महारत हासिल करें और एक सफल एक्टर बने। बीरू साहब भी पंजाब से ही हीरो बनने आए थे। वो सपना अजय की आंखों से देख रहे थे, मगर अजय देवगन ने कभी हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा था। अजय देवगन ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें एक कैमरा गिफ्ट किया था। वह उससे कुछ इनोवेटिव करते रहते थे। एक दिन मशहूर निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें कुछ क्रिएटिव करते देख लिया। इसके बाद शेखर कपूर ने उन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया। अजय बताते हैं कि मैं कॉलेज भी जाता था और शेखर जी के साथ काम भी करता था। एक शाम बीरू देवगन और संतोष कोहली मीटिंग कर रहे थे। अजय देवगन को बुलाया गया। अजय के पिता ने उन्हें बताया कि कोहली साहब एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म का नाम था फूल और कांटे। अजय ने अपने पिता को कहा, मैं अभी 18 साल का हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मुझसे नहीं होगा। इसके कुछ समय बाद ही वे साल 1990 के अक्टूबर में फूल और कांटे की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में लॉन्च करने से पहले ही बीरू देवगन अपने बेटे अजय को महेश भट्ट के पास ले गए थे। तब महेश भट्ट ने कहा कि इनकी आंखें बहुत कुछ अपने भीतर छुपाए हैं। इससे बीरू देवगन का काफी उत्साह बढ़ गया। अजय देवगन भारतीय हिंदी फिल्मों उद्योग बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। उन्होंने अपना फिल्मी सफर सन 1991 की फिल्म फूल और कांटे से शुरू किया था। 1999 में उन्हें महेश भट्ट निर्देशित फिल्म जख्म और 2002 में राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1961 को दिल्ली में हुआ था। वह मूल रूप से पंजाब से आते हैं। उनके पिता बीरू देवगन हिंदी फिल्मों में स्टंटमैन थे। अजय की मां बीड़ा देवगन ने कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। अजय ने स्नातक तक की पढ़ाई मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से पूरी की थी। 24 फरवरी 1999 को अजय देवगन ने अभिनेत्री काजोल संग 7 फेरे लिए थे। पहली बार अजय देवगन और काजोल की जोड़ी 1995 में प्रदर्शित फिल्म हलचल में नजर आई थी। उनके 2 बच्चे हैं, न्यासा जिनका जन्म 20 अप्रैल 2003 को हुआ था और युग जिनका जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था। इन्होंने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 1991 में शुरू की थी।
अपनी शुरुआत से पहले ही इन्होंने जन्म नाम विशाल के स्थान पर अपने स्टेज नाम अजय से बदल लिया, क्योंकि उनके अभिनेता के रूप में लॉन्च होने से पहले उसी समय कई अन्य अभिनेता भी विशाल नाम से लॉन्च हो रहे थे। इनमें मनोज कुमार के पुत्र भी शामिल थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फूल और कांटे से की, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ शुरुआत हेतु फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इस फिल्म में इनके साथ मधु ने काम किया था। इसके बाद इनकी अगली फिल्म जिगर, जो कि 1992 में आई थी, जिसमें उन्होंने करिश्मा कपूर के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म दिवाली के सप्ताहांत में रिलीज हुई और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली 7वीं फिल्म बन गई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 7 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनका जन्म जून 16, 1952 को हुआ था। ये भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके एक फिल्म अभिनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के सदस्य हैं। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मर गया, जो कि 1976 में आई थी, से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता के ही विख्यात स्टार्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि मिथुन फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक कट्टर नक्सली थे, लेकिन उनके परिवार को कठिनाई का सामना तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की मौत दुर्घटनावश बिजली के करंट लगने से हो गई। इसके बाद मिथुन अपने परिवार में लौट आए और नक्सली आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। हालांकि ऐसा करने के कारण नक्सलियों से उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि नक्सलवाद को वन वे रोड माना जाता रहा। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और जीवन में उन्हें एक आइकॉनिक दर्जा प्रदान करने में प्रमुख कारण बना। यह बात भी कम लोग जानते ही हैं कि उन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है। मिथुन ने भारतीय अभिनेत्री योगिता बली से शादी की और वे 4 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी के पिता हैं। बड़ा पुत्र मेमो चक्रवर्ती, जिन्होंने 2008 में बॉलीवुड फिल्म जिमी से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। उनका दूसरा बेटा रिमो चक्रवर्ती, जिसने फिल्म फिर कभी में छोटे मिथुन की भूमिका में अभिनय किया। मिथुन के अन्य 2 बच्चे नामासी चक्रवर्ती और दिशानी चक्रवर्ती भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई सूत्रों का दावा है कि चक्रवर्ती का 1986 से 1987 तक श्रीदेवी नाम की एक अभिनेत्री के साथ एक रिश्ता